मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय रंगमंच का विकास मैं 7 चरणों में मानता हूँ और उन 7 चरणों में सारी कई हजार सालों की हमारी परंपरा समझ सकते हैं बहुत संक्षेप में विहंगम दृष्टि से। सप्तपदी भी इसको हम कह सकते हैं, भारतीय नाट्य की या भारतीय रंगमंच की सप्तपदी ये है। 7 चरण कदम के लिए भी आता है, तो 7 कदम साथ साथ यदि चल लेते हैं 2 लोग तो उनमें दोस्ती हो जाती है। 7 कदम लड़का लड़की चल लेते हैं तो शादी हो जाती है। ये 7 कदम है भारतीय रंगमंच के, इनको मैं बताऊंगा, इनके बाद जो होना हो। तो पहला जो चरण है वो प्रागैतिहासिक काल का चरण है और उसमें मैं ये मानता हूँ कि जब से आदमी धरती पर आया तब से थिएटर है, तो हमारी भाषा में नाट्य है। नाट्य तभी से आदमी के साथ है, किसी धरती पर आदमी हुआ, उसको चाहे होमो सेपियंस आप कहते हैं, तो कितने हजार साल पहले आ गया, ये तो एंथ्रोपोलॉजी वाले मानव शास्त्र पढ़ने वाले बताएंगे। मेरे हिसाब से कम 50,000 साल पहले हो सकता है, 1 लाख साल पहले हो, कौन सी एज आई हो तो उस सब में मैं नहीं कहता, लेकिन वहाँ से भारतीय नाट्य आरंभ हो जाता है और वहाँ से लगा करके समझ लीजिए रफली 50-60 हजार साल पहले से लगा करके विक्रमादित्य से या ईसा से 10,000 साल पहले तक का पहला चरण है, तो पहला चरण। दूसरा चरण जिसको हम संक्षेप में वैदिक काल कह सकते हैं, मंत्र काल कह सकते हैं, तो 10,000 ईसा पूर्व से आरंभ करके और लगभग 600 ईसा पूर्व तक जाता है, विक्रम पूर्व तक जाता है। तीसरा चरण 600 ईसा पूर्व से आरंभ करके 500 ईस्वी तक आता है, 1000 साल का पूरा मिलेनियम या पूरी सहस्राब्दी है। विक्रमादित्य से 600 साल पहले और विक्रमादित्य के 500 साल बाद तक, वो 600 साल बाद तक। ये तीसरा चरण है। चौथा चरण जो है 600 ईस्वी से लगा करके 11वीं शताब्दी, लगभग 11वीं शताब्दी, ये भी 700, 800, 900 सालों का समय है, इससे कम ज़्यादा का समय है। ये चौथा चरण हुआ। तो 5वां 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी का यहाँ जो पेड़ की मेटाफर है, वृक्ष का जो रूपक है, उससे बहुत सारी बातें समझाते हैं। नाट्य भी एक वृक्ष है, महाभारत एक पेड़ है, महाभारत में ही व्यास कहते हैं धर्म का गुरु क्या है। तो इसको यदि हम नाट्य को, थिएटर को अगर पेड़ मानते हैं और उस पेड़ कैसे जन्मा बनपा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि जो पहली दशा है, जो पहला कदम या पहली स्टेज है, जिसको मैंने प्रागैतिहासिक काल में बताया 5,500 साल पहले से शुरू होता है, तो इसका बीज वपन का काल है। इसका सीड जो बीज बोया गया समझिए, और बीज में थोड़ी सी स्प्राउटिंग शुरू हो रही है, उतना ही ये 7,000 साल के दरमियान होता है। दूसरा जो चरण है, इसका दूसरा जो फेज है, अवस्था है, वो इसके प्रस्फुटन की है, तो अंकुर बीज में से निकल रहा है, ऐसा कह सकते हैं। और जो तीसरा चरण है उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ पत्ते फूटने को हैं, और चौथे चरण में उसमें कुछ शाखाएँ, तो पौधा निकल रहा है, उसमें कुछ शाखाएँ भी हैं। और जो 5वां चरण है उसमें पौधा हुआ है, फूल पुष्पोद्गम का काल हो सकता है। जो छठा चरण है वो पौधा बढ़ता, पतझड़ का काल उसको मैं कहता हूँ। ये कॉलोनाइजेशन का पीरियड है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 1760-1770 के बाद से लगा कर के 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक, प्रारंभिक 4 दशकों तक ये जो इतना समय है, ये औपनिवेशिक दौर भी है। और इसमें मैं मानता हूँ कि जो जिसको भारतीय नाट्य हम कहते हैं, उसको बहुत दूरबीन किया गया और बहुत सारे प्रभाव बाहर के भी आए और उनका सामना भी हम करते रहे। मैं मानता हूँ कि 10वीं, 11वीं, 12वीं से लगा करके 18वीं शताब्दी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं आपको उन मुस्लिम बादशाहों के नाम बता सकता हूँ जिन्होंने खूब नाटक कराए, जिन्होंने संस्कृत में नाट्य पर किताबें लिखी,
इब्राहिम आदिल शाह गोलकुंडा के बादशाह, उन्होंने रसमंजरी लिखी, सरस्वती की स्तुति करते हुए उन्होंने लिखी। मोहम्मद शाह की संगीत मालिका है, वो नाट्य पर नृत्य पर मोहम्मद शाह संस्कृत में किताब लिख रहे हैं। अब्दुल रहीम खान खाना संस्कृत में खूब लिख रहे हैं। अद्भुत समय था, इतना अनोखा समय था, उसको कैसे हम गवा रहे हैं, कैसे उसको दरकिनार कर रहे हैं, बहुत काला धब्बा में इतिहास पर मानता हूँ। और ये कहना तो मैं इसको जितना कंडेम किया गया कि हमारी दास्ता का काल है, ये जो 12वीं 13वीं शताब्दी वाले, इसलिए मैं ये नहीं मानता कि भारतीय नाट्य जो है वो हट गया था। ये जो 800 साल का समय 12वीं शताब्दी से ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक का, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और बड़े ग्रंथ लिखे जा रहे थे नाट्यशास्त्र पर, उनके नाम में नहीं बताऊंगा। इसलिए इसको मैं पतझड़ का समय मानता हूँ कि ये जो आया अंग्रेजी शासन, इससे बहुत सारी गलतफहमियाँ भी पैदा की, मानसिक रूप से हमको दास ज़्यादा नहीं समझ रहा है, अभी भी उन्हें इस दास्तान के जो कीड़े हैं वो हमारे भीतर अभी भी हैं, सभी के भीतर है, ऐसा नहीं मेरे भीतर भी हो सकते हैं। ये बड़ी जटिल प्रक्रिया थी। कोलोनाइजेशन में जिस तरह से ब्रेन वॉशिंग की जाती है, कि पतझड़ का काल था, छठा फेर 7वां जो अंतिम है वो फिर से इसमें नए पत्ते आने का, पुष्पोद्गम और इसके फलने का कार्य है, जो अंतिम 7वां चरण है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अभी तक मैं मानता हूँ। अब मैं थोड़ी थोड़ी तफसीलें इन सातों जो मेजर्स हैं, अवस्थाएं हैं, उनके बारे में बता दूँगा। एक तो यह है कि जो मैंने कहा कि पहला चरण प्रागैतिहासिक काल का है, तो उसमें कुछ अंदाज ही हम लगा सकते हैं कि कुछ किसी न किसी रूप में नाटक है, या भीमबेटका की गुफाओं में जाते हैं, वहाँ जो दृश्य शिकार खेल रहे हैं, कुछ वाद्यों के भी चित्र है, शहीद गुहा चित्र है, बादामी की गुफा, बादामी गुफा मैंने देखी थी, भीमबेटका को मैंने देखी, और भी शैल चित्र मैंने देखे हैं, जहाँ के हम लोग ये नरसिंहगढ़ महाशैल चित्र है, हालांकि खत्म हो गए, मिट गए, तो मिटा देंगे तो ये आदमी वहाँ जाके बताते हैं कि कोई रक्षा नहीं हो रही है। तो ये जनजातियाँ थी 50,000 साल पहले, 60,000 साल पहले, इनमें नृत्य संगीत था, शिकार करने जाते थे तो लौट करके आके हो सकता है बताते हो कि हमने ऐसे ऐसे किया। जो घटना घटी है उसको बयान करता है तो नाटक हो जाता है। शिकार खेल के आया, जानवर मारा, वो बताता है कि मैं ऐसे गया, ऐसे दौड़ा मैंने, तो उसके जो चित्र हैं किसी न किसी रूप में नाटक आप देखेंगे, अन्य कलाओं में भी नाटक आता ही है। शिकार का एक दृश्य है, जंगल में जानवर दौड़ रहे हैं, कोई पीछा कर रहा है, भाला लेके पीछा कर रहा है, तो अपने आप में चित्र में नाटक है। किसी नाटक को शब्दों में बयान करता ही होगा। जब भी घर आता है जानवर का शव लेकर के खुश होकर के बताएगा, खुश होकर जैसे ही बताएगा तो वो नाटक एक खड़ा होगा। उसमें किसी के सामने घटी घटना को फिर से क्रिएट करते हैं, तो नाटक हम करते हैं। अब ये लोग जो कि गुफाओं में रहते थे, आदिम मानव जो जंगलों में रहते थे, और बाकायदा बस्तियाँ भी नहीं बनी हैं, कबीले भी नहीं बने हैं, उस समय भी नाटक था। और उसका अंदाज हम इसलिए लगाते हैं कि 3000 साल पहले की गुफाओं के सबूत हमारे सामने हैं। मध्य प्रदेश में अंबिकापुर में सीतापुर में जो महाराज की गुफाएँ हैं, वो हालांकि इस फेज में नहीं आती, जो 8000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का समय मैं मानता हूँ बात की है। लेकिन परंपरा तो वही चली आ रही, गुफाओं में लोग रह रहे हैं और वो नृत्य संगीत कुछ करते हैं, गुफाओं में रहते हैं। कालिदास को मालूम था कि ऐसा होता आया है, उन्होंने श्री पार्वती का विवाह जो कराया कुमार संभव में, तो वो उन्होंने कहा कि नाटक खेला गया, शंकर पार्वती दूल्हा दुल्हन बन करके बैठे हैं, उनके सामने नाटक हो रहा है। और कालिदास के समय तक तो नाटक खिल चुका है। तो कहते हैं कि संधियाँ वृत्तियाँ जिसमें थी, रस थे, अप्सराएँ जो हिमालय पर रहती हैं, हो सकता है गुफाओं में रहती हो, तो हिमालय का एरिया है, शंकर है, शंकर पार्वती का विवाह हो रहा है, कक्षा है, गुफाओं में ही रहते हो। और शंकर भी तो कोई उनके मकान थोड़ी है उनके पास, पार्वती जी को किसी मकान में एयर कंडीशन मकान से लेकर तो आए होंगे, जैसे ही आए होंगे पहाड़ है, शंकर है, जो जंगल है, पहाड़ है, वही तो शंकर है, वही पार्वती है। तो ये नाटक उनके सामने जो लोग खेल रहे हैं वो लोग वही हैं।
कोई 50,000 साल पहले, 60,000 साल पहले जो लोग नाट्य किसी न किसी रूप में करते थे, कालिदास के समय तक उसकी यादें हैं, पुराकथा के माध्यम से हम कह सकते हैं। इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो गुफाओं में जो लोग रहते थे वो नाटक जरूर समझते थे। अद्भुत अनुभव होगा अगर आप चले जाएंगे सीता लेखा की गुफा, इसमें शिलालेख लगाए गए। आप सुतलका नाम की लड़का रहती थी, देवदत्त उसका प्रेमी बनारस से आया, मूल प्राकृतिक में नहीं उदर कविता, उस पर बहुत सारी बातें की जाती हैं, वहाँ स्टेज भी है। तो हमारे का नहीं ऐसा हमको लग रहा है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उस जगह का जो पौष्टिक से बड़ा गजब था, उस पर आप उस गुफा के मंच पर खड़े होकर कुछ बोलिए, आप दूसरी पहाड़ी पर भी खड़े हैं, बिल्कुल वैसे ही सुनाई देगा, फुसफुसाहट की आवाज़ तक आपको सुनाई देगी। ऐसा उसका पूरा आपको है। जैसे आप लखनऊ में इमामबाड़ा में जाते हैं तो आप कहीं से कुछ बोलेंगे और आप रुलैया में होकर कहीं जाएंगे तो आपको जो भी वहाँ बोलेगा वो कान के पास सुनाई देगा। वहाँ माइक्रोफोन की कोई ज़रूरत ही नहीं है वहाँ। तो ये बहुत पहले की गुफाएँ हैं। हमारे आदिम मानवों को बड़ा संवेदन रहा होगा कि कहाँ हम गा करके कहाँ नाच सकते हैं, उन्होंने उस जगह क्यों बनाया होगा। उसमें शिलालेख भी कैसे है कि यहाँ लड़का रहती थी और यहाँ पर कवि गोष्ठियाँ, दूसरा शिलालेख में लिखा कि यहाँ कवि गोष्ठियाँ होती हैं, काव्य पढ़े जाते हैं, स्टेज है, इसको कुछ होता है। तो ये बहुत प्राचीन काल की है, कितनी एविडेंस हमारे पास है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मानना नहीं होगा। और दूसरा जो काल है कि बीज ओपन हो चुका है पहले चरण में और अंकुर उसे फूटने को है, तो दूसरे काल में आके वो अंकुर बाहर आता है। 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 विक्रम पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय है, लगभग 10,000 साल रफली कह सकते हैं। और उसमें हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं कि नाटक शुरू हो गया। अब तो नाटक होने लगा, हमारे सामने साहित्य के साक्ष्य ऋग्वेद में संवाद, ऋग्वेद में मंत्र हैं, ठीक है, मंत्रों की एक यूनिट जो है कविता, कुछ मंत्रों की सूक्त कहलाती है। ऋग्वेद में संवाद सूक्त है, डायलॉग हिम्स को बोलते हैं। तो ये 10-12 संवाद सूक्त ऋग्वेद में और बहुत नाटकीय है और उनका यज्ञों में अभिनय होता था। और बहुत सारे एस्थेटिक्स कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, अलंकार, सौंदर्य और उपमा की कुछ बात आने लगती है, कुछ रस की बात आने लगती है। बड़ा एक तरह से 10,000 साल पहले के ऋषियों का जो दिमाग है, उनको मंत्रों का इल्हाम होना, मंत्र साक्षात्कार कर रहे हैं और मंत्रों से कविता रच रहे हैं, उन मंत्रों को मांझते भी हैं, सुधारते भी हैं। भाई आप कोई भी कविता आपके भीतर उपजती है, फिर आप उसको लिखते हैं तो उसमें सुधार करते हैं। यही प्रक्रिया उस समय भी थी। आप उसको अपौरुषेय कहें तो कहते रहें, मेरे हिसाब से फिर सारी कविताएँ अपौरुषेय होती हैं जो कि इंस्पायर्ड पोएट्री है। तो वो मंत्र उनको दिख रहे हैं, उन मंत्रों को वो रच रहे हैं, फिर वो तराश रहे हैं, उनको स्वरूप दे रहे हैं, सूक्तों में इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ सूक्तों में संवाद है। जो कुछ घटनाएं वो देखते थे प्रकृति में, देवताओं को देखते थे, उनके संवाद हैं। इंद्र वृषाकपि और इंद्राणी का संवाद है, बहुत ही अद्भुत संवाद है। उस पर मैं काफ़ी बात की है मेरे लेक्चर्स में, मेरी किताब है साहित्य का लोक, उसमें चूँकि काफ़ी गाली गलौज है, बड़ी हंसी मजाक भी है, टिटोरी भी है, गाली गलौज भी है। संस्कृत साहित्य में खूब गालियाँ भरपूर हैं। इस पर मैंने पूरी किताब लिखी बताने के लिए कि अंग्रेजों ने जो कंस्ट्रक्ट किया है संस्कृत को कि धर्म की, कर्मकांड की भाषा मात्र है, जिंदा भाषा है, जिसमें गालियाँ भी हो, बातचीत हो, गालियाँ हैं। गालियों पर तो बहुत बढ़िया, वेदों में जितनी सामग्री है फिर बाद में उतनी नहीं, उतनी बढ़िया नहीं मिलेगी। तो ये नाटक व्यक्ति में शुरू हो जाता है और इसमें कोई मतलब आपको लाभों सिकोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि यज्ञ में शुरुआत क्या नाटक हुआ, क्योंकि सारी दुनिया में यही हुआ है। जो थिएटर है वो रिचुअल से जुड़ के पैदा हुआ। मिस्र में, इराक में, बहुत पुराना से लेकर ग्रीक में भी कहीं न कहीं से कर्मकांड का हिस्सा बनते ही पुरोहित बलि दे रहा है या कर्मकांड हो रहा है, उसमें से नाटक उपजता है। थिएटर और रिचुअल थिएटर, यही सबसे पहला फेज है। ये जो दूसरा चरण है उसमें घट रहा है और यज्ञ से नाटक निकल रहा है, क्योंकि यज्ञ जो कर रहे हैं उनमें संवाद सूक्त अभिनय उनका हो रहा है। और इन सूत्रों के अलावा बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं जिनको कि यज्ञों में वो लोग खेलते होंगे, प्रस्तुत करते होंगे।
तो ये मतलब यज्ञ से जो हमारे जो अगर अग्नि केवल किया पाठ किया, तो वैदिक यज्ञ तो 5 पे यज्ञ है, सोमयाग है, अश्वमेध यज्ञ है, तो उसमें पूरा समाज इकट्ठा है। एक तो यज्ञ की शर्त ये थी कि सब समाज के लोग इकट्ठा होंगे। यजुर्वेद में जो कि यज्ञ की कर्मकांड बताने वाला वेद है, उसमें 30वें अध्याय में बड़ी लंबी सूची है कि रत्ताय सुतम गीताय शरुषम कानवे रथ कर्माण, उसमें बड़े लोहार सूट तरह तरह के हुनर वाले लोग ये सब आएंगे, बैठेंगे इस यज्ञ में, और उसके बिना पूरा ही उसका कर्मकांड पूरा नहीं होगा। वो लोग अगर नहीं मौजूद हैं क्योंकि उन्होंने वो यज्ञ वेदी बनाई, उसमें शामिल है सारी प्रक्रिया। तो यज्ञ एक अलग तरह का पूरा बड़ा इंस्टीट्यूशन था, इसको तो नाटक भी होंगे, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है यज्ञ का जो उन्होंने खड़ा किया है। शुरुआत तो इतने से ही होती है कि आग जब अरण्य लकड़ी घिस करके आग उन्होंने देखी तो बड़ा चमत्कार उनको लगा कि गजब की चीज़ हमको मिल गई है। तो उसकी स्थिति में उनके मंत्र निकलने लगे, अग्नि देवता हो गया, और फिर वहाँ से आग के चारों ओर लोग इकट्ठे होने लगे, बढ़ता गया, तो उसमें गीत संगीत होगा। तो बहुत से जो वैदिक यज्ञ हैं उनमें संगीत के आयोजन निर्धारित हैं, वो रिचुअल के भाग हैं। वाजपेयी यज्ञ में आपको इसके जो ग्रंथ हैं, श्लोकसूत्र हैं, वो बताते हैं कि वीणा के आचार्यों को बुलाना होगा, उनको 100 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा देनी होगी, वो यहाँ बिठाए जाएंगे इसमें, और इसी तरह से उसमें संवाद कुछ है, पंड्या जी जानते होंगे, ब्रह्मचारी पुरुषचरी संवाद है, अथर्व सोमयाग में इनका होता था। ब्रह्मचारी जो है वो विदूषक जैसा कुछ है, और पुरुषचरी एक वांटन वुमन जिसको कहते हैं, शैरिणी महिला है कि वो पंकज उससे कुछ होगा अंत तक। और लेकिन नाटक नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, बाकायदा थिएटर है, एक स्पेस देकर के वो नाटक हो रहा है। फिर ये नहीं बताया जाता है, जैसे आप लोग वेद पढ़ाते हैं, कि बाकायदा नाटक के स्क्रिप्ट्स हैं वैदिक भाषा में, जिस जो संस्कृत आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, पाणिनि से प्रारंभ होती है, उसमें तो नाटक बहुत सारे नहीं हैं, कई हजार नाटक होंगे, लेकिन वैदिक भाषा में नाटक भी हुए, उसमें से एक नाटक मिलता है। बहुत सारी पांडुलिपियाँ नष्ट हो गई उनके, सुपर्णाध्याय नाम से वैदिक भाषा में लिखा हुआ नाटक मिला बाद में, वेबर या ब्रिटिश या कौन थे जर्मनी में, उन्होंने उसको रोमन में छापा था। तो बैचन त्रिपाठी जी जर्मनी में रहे, उन्होंने तो उसको देवनागरी में करके छापा। इससे हम लोगों को पता चला कि वैदिक भाषा में कम से कम 1500 साल पहले का नाटक है, जो कि होता भी था, खेला जाता होगा। तो वेद के ज़माने का नाटक हम कह सकते हैं। उसकी कहानी है कि गरुड़ जो है, पहले तो उसमें संवाद है, सब तो पूरा स्क्रिप्ट मिलता है, उसका छपा हुआ है, IGFC से छपा हुआ है, तो मंगा के पढ़ सकते हैं। अनुवाद उसका जरूर नहीं हुआ है कहीं भी। ये बैचन त्रिपाठी जी ने बड़ा काम किया, उसको देवनागरी में करके हम लोगों को उपलब्ध करा दिया। वो पांडित्यपूर्ण उन्होंने उसकी भूमिका दी थी, किस तरह से खेला जाता था, उसमें क्या है। और कद्रूर विनता को कश्यप की पत्नियाँ उसमें झगड़ा करती हैं बड़े को लेकर, और कद्रू जो है छल करती है, विनता दास हो जाती है, तो अपनी माँ को दासता से बचाने के लिए गरुड़ अमृत लेने जाते हैं। बड़ी प्रसिद्ध एक तरह से आख्यान था उस जमाने का, उसको पूरा नाटक है, उसमें संवाद है, वाद विवाद कद्रू विनता का उसके संवाद है, गरुड़ लेने जाते हैं, स्वर्ग में पहुँचते हैं, इस तरह से वो नाटक चलता है। कई दृश्य उसमें छोटे छोटे इस तरह के हैं, 15 कई दृश्य इसमें इस तरह के। ये पूरा नाटक कई हजार साल पहले का हमको मिलता है। मैंने लिखा कि दुनिया में सबसे पहला नाटक है, क्योंकि किसके पास है इतना पुराना नाटक है। जो ग्रीक थिएटर है उसमें आप एस्किलस हुए, और वो हुए आपके जो ग्रीक रंगमंच है, वो ईसा से 600 700 800 साल पहले शुरू हुआ होगा। हमारे यहाँ तो ये ईसा से 1000-2000 साल पहले नाटक शुरू मिलने लगता है। दूसरा एक नाटक अमृताहरणम, ये जो स्वर्णाध्याय है, ये ऋग्वेद का खिल भाग है, मतलब ऋग्वेद का परिशिष्ट है, ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। और एक जो अमृताहरणम है वो सामवेद का खिल भाग है। और इसी समय लगभग जो नाटक शुरू हो जाते हैं, तो कुछ कहानियाँ जो बनने लगती हैं, जैसे गरुड़ के द्वारा अमृत लेकर के आना, ये जो जिसको मिथ कहते हैं। और उसी तरह की एक आख्यान जो अमृत मंथन का है, देवता और असुर जो है समुद्र मंथते हैं, उस पर एक नाटक पूरा तैयार इसी काल में हुआ होगा। और एक शिव को लेकर के नाटक है, त्रिपुरदाह की कथा है, ये
बड़ी अद्भुत कहानियाँ हैं जो हमने दुनिया को दी हैं कि 3 शहर हैं, वो आकाश में घूम रहे हैं और शंकर एक ही बाण से उनको जब बीनेंगे तो तीनों घूमते घूमते एक रेखा में आ जाएंगे, तब शंकर एक बाण से उनको बीनेंगे। और उसके सारे बहुत सारे अभिप्राय ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से वो क्या है, 3 नक्षत्र एक रेखा में आते हैं। उनका कृष्ण शर्मा जी और संतोष पंड्या जी ज़्यादा बता सकते हैं, यहाँ बड़ी अच्छी परंपरा ज्योतिष की है। लेकिन कहानी पूरी उसमें अद्भुत जो कहानी मिल जाती है, कैसे रथ बनाया गया, कैसे शंकर उसमें चले, कैसे उसमें विष्णु क्या बने, और उससे कहानी चलती है। तो ये 2 नाटक इसी जमाने में तैयार हुए होंगे। सेकंड फेज है 10,000 ईसा पूर्व से लगा करके 600 ईसा पूर्व तक का। इसको मैं नाट्यशास्त्र के अपने अध्ययन के आधार पर कहता हूँ कि भरत मुनि बताते हैं कि मैंने समुद्र मंथन समावकार और त्रिपुरदाह डिम किए और शंकर को जाके दिखाया, शंकर बहुत खुश हुए। तो ये भरत मुनि एक वैदिक ऋषि हैं, और जो कुछ नाट्यशास्त्र बना है उन्होंने जो कुछ स्थितियाँ छोड़ी होंगी, जो कुछ कहा होगा उनको इकट्ठा करके नाट्यशास्त्र बाद में बना। जो टेक्स्ट है वो बाद में तैयार हुआ होगा, लेकिन इसमें जो हमारा पूरा जो साहित्य वो निकाल का साहित्य है, स्मृतियों में सजोया हुआ साहित्य। और सारे वेद, चारों वेद तो कई हजार साल तक ऐसे कैसे याद रखे गए, दुनिया के किसी भी देश में संभव नहीं था कि ऋग्वेद के 10,000 साढ़े 400 मंत्र उसी उतार चढ़ाव के साथ वैसे के वैसे एक एक अक्षर हम याद करें, कुछ हजार सालों तक उनको ऐसा के वैसे बचा के रखें। ऐसी मेधा यहाँ के लोगों की रही है। तो ये नाटक इस समय तैयार हो गए होंगे। ये रिकॉर्ड हो रहा है कि हिमालय में शंकर जी के सामने नाटक दिखाए गए। एक वैदिक ऋषि हैं भरत मुनि जो कि नाटक सिखाते नहीं हैं, वो सिखा रहे हैं। वो जो कुछ बताते हैं उसको बाद में नाट्यशास्त्र के लिए कंपाइल किया जाता है। इस काल की ये सब घटनाएं हैं। तो 2 नाटक जो बहुत पुराने हैं, वैदिक भाषा के सुवर्णाध्याय और अमृताहरणम, और उसके बाद 2 नाटक जो समुद्र मंथन समावकार और त्रिपुरदाह डिम ये खेले गए इस पीरियड में। जो दूसरा चरण है 10,000 विक्रम पूर्व से 600 विक्रम पूर्व तक का। और इसके अलावा भरत मुनि कहते हैं कि मेरे शिष्य कुछ चालू किस्म के नाटक करने लग गए बाद में, उन्होंने नहीं सिखाया था। भरत मुनि जो बताते हैं बड़ा ही क्लासिकल अभिजात रंगमंच है। और उनके शिष्य जो है हिमालय के आसपास कुछ कहते हैं कि गंवारू किस्म के शिल्पक ये लोग करने लग गए। शिल्पक एक कैटेगरी है जो लोकनाट्य से मिलती जुलती है। संस्कृत में लोकनाट्य से मिलती जुलती कैटेगरीज के नाटक करीब 40-50 जोनर्स बताए गए हैं, उनमें से एक शिल्पक भी है। तो उस तरह का नाटक करने लगे जिसमें ऋषियों की हंसी उड़ाई गई थी। तो ऋषि लोग नाराज हो गए, उन्होंने शाप दे दिया। तो वो शिल्पक भी उस समय शुरू हो गया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और ये वैदिक भाषा में होने वाले महान नाटक, बड़े आख्यानों वाले नाटक, और शंकर के त्रिपुरदाह की महान कथा को प्रस्तुत करने वाला नाटक, और अमृत मंथन की कथा को प्रस्तुत करने वाला नाटक, इनके समानांतर कुछ ऋषियों की भी हंसी उड़ा सकें ऐसे छोटे छोटे नाटक थे, और ये भी चल रहे थे, हो रहे थे। क्योंकि भरत मुनि ने उनको ये नहीं कहा कि उन लोगों ने क्यों किया बेवकूफ़, ये नाटक ऋषियों ने शाप दे दिया, निकल जाओ यहाँ से, हमारी हंसी उड़ाते थे। भरत मुनि के पास गए, उनके पिताजी थे भरत मुनि, उनका कि हमको शाप किया हुआ है, निकालना है, उनका निकालना है तो चले जाओ। उन्हें कहा कि क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो नाट्यशास्त्र तुमको ऐसा नहीं सिखाया। उन्हें डांटा नहीं इसको, उनका ठीक हुआ, निकाल तो निकल जाओ, लेकिन जहाँ रहो वहाँ नाटक करते रहना। तो वो लोग दक्षिण में चले गए, दक्षिण में जाके वहाँ नाटक करते रहे। फिर उसमें भरत मुनि बताते हैं कि बाद में उनको कहा कि वापस बुलाओ, ठीक है, हंसी उन्होंने बुलाई होगी, छोटे मोटे से नाटक किए होंगे, वहाँ रह रहे हैं, वहाँ शादी ब्याह उन्होंने करी, वहाँ नाटक खिलाते रहे। उनको फिर हिमालय पर उसी पावन प्रदेश में बुला लिया जाए। ये किस्सा जो आता है, तो ये कई तरह के नाटक इस काल में आते हैं। और इसकी ज़्यादा जो सिद्धांत है वो भरत मुनि समर्थन करते हैं कि वेदों से ही हमारा, यज्ञ से। एक तो जो थिएटर बताते हैं पूरा यज्ञ है, वो कहते हैं कि ये पूरा जो नाट्य हम बता रहे हैं यज्ञ है। यज्ञ में जिस तरह से आहुति देते हैं, यज्ञ की भावना क्या है कि हम अपने सीमित अहंकार की आहुति देते हैं, असीम से जुड़ते हैं। थिएटर जिसको नाट्य कहा जा रहा है उसकी भावना क्या है कि रंगकर्मी या अभिनेता जो है वो असीम हो जाता है, अपने सीमित अहंकार की आहुति देकर के असीम से जुड़ता है, अपने
दूसरे की भूमिका में प्रवेश करते करते अपने सीमित जो बंधन नहीं चेतना उसे मुक्त होता है। तो यज्ञ में जो कुछ घटित होता है वही यहाँ घटित होता है, इसलिए नाट्य जो है वो यज्ञ है। इसलिए भारतीय नाट्य क्या है पूछा जाए तो फिर मैं इसी तरह से समझा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास से शब्दावली बताते सीमित अहंकार की आहुति देकर के असीम को जाना, इसकी पूरी प्रक्रिया कलात्मक ढंग से पुनः सृजित जहाँ की जाती है तो भारतीय नाट्य होगा मेरे हिसाब से। अब वो किसी को लगे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पंडिताऊ है, इसमें कुछ नहीं समझ में आता है, तो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। और उसकी प्रॉब्लम जो ऑर्गेनाइज जो माइंड उसका है उसकी वजह से हो सकती है। 18वीं शताब्दी के पहले तक की प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये एक बात इसमें कहने से रह गई है, जो मैंने कहा कि यज्ञों में नाटक शुरू हुए। कई तरह के यज्ञ हैं, अलग अलग उनके विधान हैं। सोमयाग का एक अलग विधान है, वाजपेयी याग का अलग विधान है, तो षटचंडी यज्ञ और उस तरह के यज्ञ नहीं है जो आजकल होते हैं, होम किया जाता है, उस तरह के भी नहीं है। और जैसे अश्वमेध यज्ञ, अब आप देखिए कि अश्वमेध यज्ञ में उन्होंने घोड़ा छोड़ दिया, और घोड़ा जो कम से कम एक साथ सारे देश में घूमेगा, घूम के आएगा, तब माना जाएगा कि वो उसका चक्रवर्ती होने का पूरा हुआ। अब यज्ञ शुरू हो गया यहाँ पर 1 साल पहले, यज्ञ मंडप बना हुआ है। यहाँ क्या हो तो बताते कि यहाँ जो आख्यान चले, पूरे साल भर यहाँ 360 दिन आख्यान सुनाए जाएंगे। उसमें 36 चक्र होंगे, 10 आख्यानों के 10 आख्यानों के 36 साइकिल्स होंगे, तो 360 दिन वहाँ आख्यान चलेगी। आख्यान का थिएटर है, कथा गायन या कथा कथन है, उसका रंगमंच है। क्योंकि आख्यान का लक्षण भी यही बताया गया है कि जिसमें एक कथा कहता है, कोई हुकारी भरता है और बीच में साथ में संगीत वगैरह भी रहता है, तो वो आख्यान बनता है, तो आख्यान हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ में 360 दिन लगातार आख्यान चलेंगे। 360 क्यों है इसलिए उसमें मैं नहीं जाऊँगा, ये लोग ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन ये उसमें शोध सूत्रों में इन्हें लिखा हुआ है। तो इसके बाद इसी का अगला चरण आता है, तो रामायण महाभारत ये आख्यान ही कहे गए, गागा कर ही सुनाए जाते थे, संगीत के साथ सुनाए जाते थे, थिएट्रिकल ही होता था। कुछ ही लोग कहा गया उन लोगों को जो रामायण गा रहे हैं, कुछ ही लोग एक्टर के लिए आता है। वाल्मीकि ने जो रामायण सिखाई थी उसको जनता के सामने गागा करके कुछ ही लोग जो है वो सुनाया करते थे। वो संगीत, उसका वर्णन यही कि संगीत के साथ वो कथा कर रहे हैं। ये अपने आप में नाट्य है, ये भी भारतीय नाट्य है। रामायण और महाभारत की प्रेक्षागार बन जाते हैं, थिएटर बिल्डिंग है। बहुत सारी शब्दावली जो थिएटर की या नाट्य की टेक्निकल शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली हो सकती है, सौंदर्य शास्त्रीय शब्दावली हो सकती है, वो महाभारत में बहुत ज़्यादा है। महाभारत में इतना बड़ा कोश है हमारी ज्ञान परंपरा होता है, उसमें रंगमंच कला से जुड़ी बहुत सारी परंपराएँ वैदिक काल से लगा करके और ईसा के 1000 साल पहले तक की हमको देखने को मिलती है। उसमें नांदी आती है, प्रेक्षागार के वर्णन आते हैं, वो कई तरह के प्रेक्षागार बन रहे हैं इसमें। तो बड़े बड़े आकार के प्रेक्षागार हैं, थिएटर जो है, जिनमें कि रंगमंच जो बीच में है और चारों ओर लोग बैठ रहे हैं, कई हज़ार लोग बैठ सकते हैं। उसमें प्रदर्शन हो रहा है उस मंच पर, उसमें धनुर्विद्या के प्रदर्शन भी होते हैं। जैसे धृतराष्ट्र ने प्रेक्षागार बनवाया, तो उसमें कौरव पांडव अपनी धनुर्विद्या की कला का प्रदर्शन करेंगे, इसके लिए उन्होंने एक पूरा कंस्ट्रक्ट करवाया, ओपन एरेना। इसमें स्टेज था, महिलाओं को बैठने की अलग, शिविकाओं में व्यवस्था थी, जिसमें पर्दे, राजकुमारों के राजाओं की बैठने की व्यवस्था यहाँ ये सब था। उसमें इनका प्रदर्शन हुआ, लेकिन उसके पहले लिखा है कि कौरव और पांडव राजकुमारों का प्रदर्शन आरंभ होने के पहले वहाँ नृत्य, संगीत इत्यादि सब हुआ। उसमें नट नर्तक, मल्ल छंद, ग्रंथिक, इन सब के वर्णन आते हैं। तो ग्रंथिक शब्द महाभारत में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब ग्रंथ से पढ़ करके जो आख्यान सुनाता है उसको ग्रंथिक कहा गया। ये भाव में डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया है पतंजलि के महाभाष्य में, भोज के द्वारा। ग्रंथिक वह है जो आख्यान को ग्रंथ से पढ़कर सुनाता है, उसके साथ कोई उसकी संगत करने वाला हो सकता है इत्यादि। तो इसी काल में ये जो दूसरा चरण है, इसके उतराव पर पहुँचते पहुँचते सूत का उदय होता है। और ये तो इतना बढ़िया शोध का क्षेत्र है, अगर आप लोगों से मिल कराए कि सूत जाति का उद्भव विकास जो है
तो उसके लिए मेहनत बहुत करना पड़ेगी। तो सूतों ने इतना हमारी पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति जो है वो सूतों की आधी संस्कृति लगभग सूतों की बनाई हुई है। अभी जो 18 पुराण है कौन सुनाता है? सूत सुनाते हैं। नैमिषारण्य में 18 पुराण सुना रहे हैं, कौन सुना रहे हैं? सूत सुना रहे हैं। नाटक कौन कर रहा है? सूत कर रहा है। ये रथ कौन बना रहा है? यज्ञ वेदी मंडप मकान कौन बना रहा है? सूत बना रहे हैं। सूत जो अद्भुत जाति पैदा हुई है, जो कि मनु कहते हैं कि वो ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण पिता माता क्षत्रिय, कुछ उल्टा है। इसकी वर्ण संकर से उत्पन्न होती थी, तो वो खूब पैदा करते थे लोग। सूत पैदा हो रहे हैं, विवाह भी खूब होते थे उनको कि अंतर्जातीय विवाह की शब्दावली में कहते हैं। सूत जाति बड़ी पावरफुल पैदा हुई, क्योंकि कई तरह के हुनर सीखते थे और इतने बुद्धिमान होते थे। मतलब जो सूत है वो सारथी, लेकिन वो मंत्री है राजा का, जो सुमंत्र है वो सूत है, वो राजा के सारथी हैं, लेकिन उनके प्रधानमंत्री तो काउंसलर है, उनकी सलाह से तो मंत्री तो बहुत बड़े मंत्री भी हैं। इतने पावरफुल ये लोग थे। सूतों की पूरी नगरी थी, चंपा नगरी आंध्र देश में, जिसका कि राजा कर्ण को दुर्योधन ने बना दिया। ये सूत मानते हो तो मैं इनको राजा वहाँ का बनाता। तो ये पूरी जो कम्युनिटी है इसमें कई तरह के काम धंधे हुनर, क्योंकि अब वो जो वेद पाठी ब्राह्मण है वो वेदों की रक्षा करने में लगे हुए। वेदों की रक्षा करने का दायित्व इतना महान दायित्व है, तो राजा को सपोर्ट कर रहे हैं तो वेद बचे हुए हैं, तो अपना प्राण देकर के भी बचाएंगे, भूखे रहकर के भी बचाएंगे कि वेद तो नष्ट नहीं होना चाहिए। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी में खप रही है, लेकिन संतानें यदि वर्ण संकर पैदा हो रही हैं, उनको वेद पाठ का विचार नहीं, तो उनके लिए कहा गया कि वो ये सब काम करो, यज्ञ वेदी बनाओ, संगीत कला आख्यान, ये तो वेदों के अतिरिक्त जितना साहित्य सब तुमको दिया। व्यास से तुम सीख लो, रेशम पायन से सीख लो सूत, व्यास और रेशम पायन से रोमहर्षण सूत ने सीखा, उनके बेटे उग्रश्रवा ने सब पुराण महाभारत सीखा। सारा महाभारत उग्रश्रवा ने बनाया हुआ है, जितना महाभारत 1 लाख श्लोकों का है, उग्रश्रवा का महाभारत हम पढ़ते हैं। महान प्रतिभाशाली अद्भुत रहे होंगे उग्रश्रवा जो थे, जितना उस महाभारत पढ़ते हुए अनुमान होता है कि क्या हो रहे होंगे, जिस तरह से जवाब देते हैं, तो कितने बड़े ज्ञानी और पंडित, क्योंकि वो ऋषि लोग मानते हैं कि बहुत ज्ञानी है आप, वो नीचे बिठाते हैं उसको। शौनक आदि ऋषि नीचे बैठे हुए, इसी पर तो झगड़ा हो गया था। बलराम है वो पहुँच गए महाभारत का युद्ध छोड़ करके तीर्थ यात्रा पर, और उन्होंने देखा कि कोई सूत जो है वो पुराण सुना रहा है, ऋषि लोग नीचे बैठे हुए, मतलब तुम नीचे उतर के बैठो, ऊपर क्यों बैठे हुए तुम व्यास की पीठ पर। और रोमहर्षण जी गदगद होकर के सुनाते थे, वहीं खड़े होकर के उनके भी सुनने वालों के। बलराम बड़े क्रोधी थे, उनका नहीं सुना तो उन्होंने अपना हल दे मारा, उसके ऊपर मर गया। तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि तुमने ब्रह्म हत्या की, हमने इसको उठाया, हम इसको मानते हैं ब्रह्म ऋषि, तो सारे प्रायश्चित करने पड़ेंगे। तो ये सूत थे, लोगों ने थिएटर बनाया। सूत ही वो डोरी लेकर के आते थे, जो मकान यज्ञ वेदी नापते थे, तो सूत्र लेकर के आते थे, तो सूत्रधार हुए। सूत्रधार हुए तो नाटक के सूत्रधार भी वही हुए। तो पूरी कम्युनिटी जो कि जेकोबार्ड पेट्स थी, वो बड़ी ज्ञानी भी थी, वो सारी ज्ञान परंपराएँ आख्यान भी बचा रही थी, अलग अलग काम धंधे भी कर रही थी। वो इस काल में वैदिक काल के ये जो ईसा से 10,000 साल पहले से लगा करके 600 साल पहले तक का समय उभर करके आई, और फिर रामायण महाभारत में उनके स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। इतना मैं सेकंड पेज के बारे में कह सकता हूँ। अब ये जो थर्ड पेज है, प्रति चरण है, जिसमें हम कहते हैं कि जो नाट्य का पौधा निकला है उसमें पल्लव आ रहे हैं। पल्लवन का काल 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का 1000 साल का समय है। इसमें संस्कृत भाषा जो पाणिनि से बनी, जिसका व्याकरण बना वो आ गई, और इसमें नाटक लिखे जाने लगे। तो भास इसमें आ गए। भास के साथ सौमिल्य कविपुत्र कालिदास भी इसी का, मेरे हिसाब से कालिदास इस पीरियड में आ जाते हैं, क्योंकि मैं उनको ईसा से कुछ पहले पुष्यमित्र शुंग अग्निमित्र के समय मैं मानता हूँ, विक्रमादित्य के समय रहे होंगे। विक्रमादित्य यहाँ उज्जैनी में है 57 ईसा पूर्व में। तो भास सौमिल्य कविपुत्र कालिदास से महान नाटककार ये इस काल में आ जाते हैं। अश्वघोष ने अपने नाटक लिखे थे, बुद्धिस्ट थिएटर शुरू हो जाता है। वो एक अलग धारा है पूरी, जो बहुत बुद्ध की परंपरा से जो रंगमंच चलता है या नाटक चलता है, ये इस काल में शुरू हो जाता है। और महावीर भी आ जाते हैं इसी काल में लगभग।
तो ये बुद्ध और महावीर के जीवन पर आधारित नाटक आरंभ हो जाते हैं इस काल में। और ये बौद्धों के साहित्य में, त्रिपिटकों में और जैनों के आगमों में इन नाटकों का वर्णन मिलता है। इस पर जो हमारे संस्कृत के सिलेबस में पढ़ाते हैं तो ध्यान कम देते हैं, और जैन परंपरा में ऐसा ध्यान कम दिया जाता है क्योंकि धर्म चर्चा ज़्यादा करते हैं। तो राय पसणी सूत्र एक आगम है, राजप्रश्नी आगम है, उसमें 32 प्रकार के नृत्य नाट्यों का वर्णन है जो महावीर के जीवन पर खेले गए। बहुत अद्भुत वर्णन है वह। उसमें कैसे फूल गिर रहे हैं, रंगमंच पर पेड़ दिखाए जा रहे हैं, महावीर का जन्म हुआ, उसने क्या क्या नृत्य प्रदर्शित किया जा रहा है, सब बहुत सारी तकनीकी शब्दावली भी है। तो बुद्ध के समय नाटक थे, वो इनकी स्मृतियों में है, जो त्रिपिटक साहित्य है उसमें, कि कोई नाटक हो रहा था, उसमें बौद्ध भिक्षु जो है मना करने के बावजूद नाटक देखने चला गया, और उसमें कोई पूजावली कणिका बहुत सुंदर अभिनय कर रही थी, उस पर आसक्त हो गया। अब वो उसके मोह में पड़ा हुआ, उसके चक्कर लगा रहा है, बुद्ध उसको उसके मायावास से मुक्त करना चाह रहे हैं, कैसे फिर दोनों को दीक्षित करा लेते हैं, इस पर पूरा नाटक है। इस तरह से त्रिपिटक ग्रंथों में दूषक के भी वर्णन है, नाट्य के वर्णन है। ये नाट्य कला सिखाई जाती थी, तो सिद्धार्थ जो राजकुमार थे उनको नृत्य संगीत नाट्य की शिक्षा दी गई। इतना मैं द्वितीय चरण के बारे में संक्षेप में इतनी चर्चा करके आगे बढ़ता हूँ। तृतीय चरण है जो 600 ईस्वी से आरंभ होकर के जाता है आगे तक 1100 ईस्वी तक यह काल है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण नाटक, जैसे पहले ना आ चुके थे, यह जो चरण है इसमें 600 ईस्वी से लगा करके और 11वीं शताब्दी तक का यह चौथा चरण है। इसमें चतुर्भाणी आ जाती है और गुप्तकाल पूरा इसमें है, 4 भाण है, बहुत प्रसिद्ध है और खूब खेले जाते हैं, हिंदी अनुवादों में खूब खेले जाते हैं। शायद कारंत जी ने यहाँ पर किया था, चतुर्भाणी के 4 भाण हो एक साथ कर दिए, तो बड़ा प्रयोग माना गया भारतीय रंगमंच में। अलग अलग भाण तो खेलते थे, बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनके संवाद ऐसे गजब के हैं। तो पूरा भाण का जो थिएटर है वो एकदम अलग है, वो वेशवाट में घटित होता है, वेश्याओं के मोहल्ले में घटित होता है। इतने रोचक उसमें संवाद होते हैं, जो बिट है, जो दलाल है, एक एक से बात करता चलता है। तो क्या भाषा है इसमें, संस्कृत भाषा का बहुत अनोखा रूप उसमें है, जो हंसी मजाक ठिठोली हर तरह की उसमें, और उसमें वो संवाद चलते हैं, गीत संगीत उसमें भरपूर है। और चतुर्भाणी के भाणों में ही सूचना है कि गणिकाएँ किस किस तरह के नाटक कर रही है। कोई गणिका पुरंदर विजय नाटक कर रही है, इंद्र विजय पर नाटक कर रही है, आज उसकी मजलिस होगी, उसमें पुरंदर विजय खेला जाएगा, मदनाराधन नाटिका खेली जाएगी। ये जो 4 भाण है, पद्मप्रावतक, गोटूर संवाद, अभ्याविसारिका, पादकाटिका, तो बड़ी अद्भुत रचनाएँ हैं और विश्व साहित्य में अनोखी रचनाएँ हैं। ऐसे नाटक दुनिया में कम मिलेंगे। भाण का रंगमंच है और जिस तरह के नाटक है, जिस लेवल के नाटक है, वो बड़े नाटककारों ने उनको लिखा होगा, क्योंकि एक भाण उसमें शूद्रक के द्वारा लिखा हुआ बताया जाता है, एक बररुचि का है। कोई महान पंडित ज्ञानी लोग रहे होंगे, महान कवि रहे होंगे जिन्होंने ये भाण लिखे और संस्कृत भाषा पर अद्भुत उनका अधिकार, वो बोलचाल की संस्कृत जो 4वीं शताब्दी के आसपास की है, क्या खिलती है भाषा, क्या मुहावरे उसके हैं, वो तो संस्कृत अच्छी जानते हैं, वो वही उसको पकड़ सकते हैं। तो ये जो तीसरा चरण इस प्रकार का है, उसमें मुद्रा राक्षस आ जाता है, विशाल तत्व का, और इसमें प्रेक्षागार हैं, राजा लोग प्रेक्षागार बना रहे हैं, इंटीमेट थिएटर है, बड़े निकट मध्य रंगमंच बनाते हैं, चुनिंदा लोगों के सामने अच्छे नाटक, बहुत परिष्कृत नाटक खेले जा रहे हैं। और जो देखने वाले हैं उनको परिषद कहा गया है, अभिरूप भूमिष्ठा परिषद भी कहा गया है। तो चुनिंदा रसिकों की मंडली के सामने ये सारे नाटक हो रहे हैं, ये और राजा लोग इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, वो उसके पेट्रन हैं, उसके आश्रयदाता हैं, वो बड़े महान नाटककार इसमें इस दरमियान में पैदा हो रहे हैं। तो इतना तो मैं इस तीसरे चरण के बारे में बता सकता हूँ। 600 ईस्वी से 600 ईस्वी तक जाता है, और चौथा चरण जो 600 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक का है, इसमें बहुत सारी नई बातें हुई। मैं ये मानता हूँ कि हमारी परंपराओं में, हमारी शास्त्र परंपराओं में, कला परंपराओं में ये जो फेजेज आते हैं, ये जो पीरियड्स आते हैं,
इनमें एकदम से कुछ नई चीज़ उभरती है। ये जो चौथा चरण है, इसमें मंदिर का रंगमंच बहुत विकसित होकर के आ जाता है साहब। कुछ चल रहा होगा महाभारत के समय से, जैसे ईसा पूर्व की शताब्दियों में मंदिर बनने लगे और जो वैदिक यज्ञ थे उनके स्थान पर मंदिर आ गए। यज्ञ उस तरह के नहीं होते हैं। कोई राजा अश्वमेध करे तो करे, उसने समुद्रगुप्त ने भी किया, बाद में किसी ने किया। किसी को सनक सवाल हो जाए तो वो आज भी अब अश्वमेध करने आप क्या कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? अश्वमेध करना उसको दो चार जैसे भी घोड़ा दिया अपना एक साथ कर दिया हो गया। तो लेकिन वो अश्वमेध वाजपेयी ये सब लगभग बंद हो गए। मंदिर वैष्णव धर्म आ गया, मंदिर आ गया, तो हम जो स्थापित कर देते हैं। कोई संस्था यदि बेकार होने लगती है, वो कारगर नहीं रह जाती, तो दूसरी संस्था खड़ी करते हैं। तो टेम्पल का इंस्टीट्यूशन यज्ञ की संस्था को स्थापित करने के लिए हमने मंदिर की संस्था बहुत बड़ी खड़ी की। उसमें यज्ञ के सारे अभिप्राय, उसी तरह की वेदी, उसी तरह की ज्योति जलेगी, उसी तरह का समर्पित करेंगे हम। अनंत के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अहंकार को विसर्जित करते हैं, ये अभिप्राय तो उसमें रहेंगे। तो मंदिरों में फिर ये गीत संगीत और नृत्य जो यज्ञ में होते थे वो यहाँ भी होने लगे। तो मैं मंदिरों को मंदिर नहीं मानता जिनमें कि गीत संगीत नृत्य नाट्य न होते हैं। और जो मंदिर के वर्णन है पुराणों में, उसके अनुसार वहाँ पर पाठशाला न चलती हो, वहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाया न जाता हो, एक तरह का गोडाउन भी वहाँ होना चाहिए आम जनता के लिए। कभी अकाल के समय सहायता करना हो, महामारी के समय सहायता करना हो, या बारिश के समय आश्रय देना हो, तब भी मंदिर काम में आने चाहिए। सब पुराणों में बताया गया है। इतना बड़ा संस्थान हमने मंदिर का खड़ा किया था। उसने रंगमंच को बहुत कल्टिवेट किया। नाट्य के लिए जो मंदिरों की भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और उसमें ऐसे भी कई नाटककार आ गए जिनको कि राजा के दरबार में नहीं जाना था। तो अच्छे राजाओं का समय या तो बीत गया। विक्रमादित्य है तो उनकी अभिरूप गोष्ठा परिषद है, उसमें विद्याशाकुन तक शाम से खेला जाएगा। और दास है तो वो भी किसी राजा के समय है, उनके नाटक बड़े गौरव के साथ खेले जा रहे हैं। तो शायद वो राजा नहीं है, कुछ समय बीता है और कुछ गुण भी आ गए हैं, शक आ गए, परिस्थितियाँ हैं। लेकिन मंदिर की संस्था है जो चाहती है बड़े नाटककार भी मंदिर में जाते हैं, मंदिरों की यात्रा महोत्सव में अपने नाटक लेकर के जाते हैं। तो आपको पूरी एक बड़े नाटककारों की पंक्ति मिलेगी जो भभूति है, वो कालकनाथ की यात्रा में इनके नाटक खेले जा रहे हैं। तो महान कवि, बड़े ज्ञानियों के परिवार, कितने बड़े महान मीमांसकों के खानदान में भभूति पैदा हुए, कितने महान कवि दार्शनिक थे, अपने समय के सबसे बड़े दार्शनिकों में से हैं लोग। तो माना जाता है कि वो मुंबई का आचार्य जो महान मीमांसक हुए भभूति ही, तो न भी हुए लेकिन वैसे भी भभूति बहुत बड़े पंडित हैं, महान कवि हैं, बहुत भावुक कवि भी हैं। वो अपने नाटक लेकर के किसी राजा के पास नहीं जाएंगे। वो जो यात्रा महोत्सव होते हैं मंदिर के, उसमें चाहते हैं कि मेरा नाटक यहाँ खेलना हो तो खेलो। तो उनकी प्रस्तावना में सूत्रधार कहता है कि भभूति हमारे मित्र है, उनकी कितनी कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने अपना ये नाटक महावीर चरित्र हमको खेलने के लिए दे दिया है। उस यात्रा महोत्सव में, कालकनाथ की यात्रा महोत्सव में भभूति का नाटक करने बड़ा गौरव हमारा है। और सारे नाटक, तीनों नाटक भभूति जैसे कि महान नाटक है, कालिदास के बाद सबसे बड़े नाटककार माने गए। वो किसी राज्यसभा में नहीं खेले गए, किसी राजा की रंगशाला में नहीं खेले गए, किसी पेट्रन के द्वारा बनाए गए थिएटर हाउस में नहीं खेले गए। वो मंदिरों की यात्रा महोत्सव में खेले गए। मुरारी का अनंतरा को बड़ा नाटक है, मुरारी बहुत बड़े नाटककार है। उनका ये पुरी के जगन्नाथ मंदिर की यात्रा महोत्सव में उनका नाटक की जो प्रस्तावना है, जो पांडुलिपियों की प्रस्तावना मिलती है, उसमें सूचनाएँ मिलती हैं कि कब खेला गया है। जो नाटककार प्रस्तावना लिखता है पहले प्रोडक्शन के लिए प्राय होती है, जो पहली प्रस्तुति है उसके लिए प्रस्तावना जो उसके लिए थी वो पांडुलिपि में चली आ रही है, सब मानता है। उसमें सूचनाएँ रहती हैं, उसमें नाटक कब खेला गया, इसका देश काल और कहाँ पहले खेला गया बताया जाता है। तो पुरुषोत्तम भगवान की यात्रा महोत्सव में मुरारी का अनंतरा खेला गया। इस तरह के कई नाटक हैं जो कि मंदिरों की यात्रा में जो महोत्सव होते हैं उनके लिए लिखे गए थे। नाटककारों के लिए बड़ा मंच बन गया कि इसके लिए अपना नाटक को लीला नाट्य हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। इस कालिदास के नाटकों का जो स्ट्रक्चर संविधान है का थिएटर है, भभूति के नाटकों का जो रंगमंच है वो काफ़ी अलग हो जाता है। उनको अलग तरह से खेलना पड़ेगा, उसमें संवाद बहुत जोर से आपको चिल्ला के बोलना पड़ेगा। हा हा देवी स्फुटति हृदयम कंसते देहवंदा,
तो राम चिल्लाएंगे सीता के लिए, पुकार रहे हैं आपको दो करके। उसके सारे संवाद ऐसे होंगे कि हजार कुछ प्रस्तावों में लिखा हुआ है, गांव से हजार उनकी विदाई की यात्रा महोत्सव में भगवती का नाटक होता है। और उस बोलचाल की भाषा है कई जगह भगवती के साथ। जो अंग्रेज इतिहासकार थे, अंग्रेज संस्कृत विद्वान ने, उन्होंने लिखा भगवती तो बहुत कृष्ण है। मैं पढ़ता हूँ, मुझे लगता है बोलचाल की भाषा सीधे सीधे, कोई गाली नहीं हुई, कोई हुई आप कहाँ चले, ऐसे तो उसमें वाक्य आते हैं। कविता को दिखाते हैं, जो ऊंचाइयों पर जाते हैं तो वो समाज जब बोले जाएंगे तो वो ऑडियंस समझती नहीं थी जो नाम है वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो ये नाटक का जो थिएटर है वो बदल जाता है। टेम्पल थिएटर ये मंदिरों के रंगमंच में आकर के इनकी जो परफॉर्मेंस की तकनीकें हैं वो बदलती हैं। वो लीला नाटक इस तरह के, जैसे राजशेखर का जो बाल रामायण तो लीला नाटक है, उसे पूरे लीला के ढंग पर एक अंक चलता है, उसको घोषणा सूत्रधार आके करता है। अतः परम परशुराम रावण यो भविष्य, इसके बाद परशुराम रावण की मुठभेड़ का सीन आपके सामने आ रहा है, इस तरह से चलता है। तो संस्कृत में इस तरह के नाटक के लिए 1000 साल तक कम से कम स्टेज में चलते हैं, क्योंकि चौथा चरण है 600 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक का। और इसमें बहुत सारे संवाद यदि मैं पढ़ता हूँ तो जो लीला नाट्यों में जिस तरह का विधान आता है, वो जो संस्कृत नाटक कालिदास का जिनको संस्कार को बहुत अजीब लगेगा कि वो मालती माधव में सूत्रधार कहता है कि हम क्या करें, हम नाटक शुरू करें, तो पारिभाषिक कहता है करते हैं, तो क्या करें, तो कि तुम अवलोकिता बन जाओ, मैं कामंदकी बन जाता, वही कह रहे हैं ऑडियंस के सामने। उसमें नाट्य निर्देशक एक चक्कर लगाते हैं और कामंदकी और अवलोकिता बन के खड़े हो जाते हैं। एक उन्होंने चोंगा कामंदकी का जो भगवान चोंगा है वो घोड़ा, आए दोनों खड़े हो गए कि ये कामंदकी है, अवलोकिता है। ये जो कालिदास का नाटक है उसमें ये नहीं होगा, भरतमुनि जो नाटक बता रहे हैं उसमें ये नहीं होगा। ये यात्रा महोत्सव में जो नाटक है, ये लीला नाट्य है और मंदिरों के लिए लिखे जा रहे हैं, उनमें होगा क्योंकि पब्लिक देख रही है, उसको दिखाओ कुछ पहन करके आ गए, हम हो गए कामंदकी। पुरुष जो है वो इसमें की वो बड़ी मतलब मुख्य भूमिका है उसकी। जो कामंदकी तो सारा नाटक तो वही कर नचाती है सबको, बड़ी ऋषि स्त्री है, बड़ी पंडिता है, बहुत न्याय की पंडिता है, वो प्रेम कराती है इत्यादि। तो ये शुद्धार्थ को ही करना थी उसका भूमिका, बता भी देता है कि नहीं करूँगा। अब मुझे देखिए कामंदकी के रोल में आपको में आ गया कामंदकी बन करके। लीला नाट्यों में जो कि लोक नाट्यों के नजदीक आ जाती है उनमें ये सब चलता है। वो विजात परिष्कृत रंगमंच में नहीं उस तरह से होगा, वहाँ उस तरह की बहुत सटल मुद्राएं भी नहीं कि आप 36 तरह की दृष्टियाँ पुत्रियों का काम पूरी आटम में घंटे भर में वो कर करके बताता है, फूल मिल रहा है वो यूँ करेगा तो आँखें नचाएगा, तो आपको कमर का पूरे घंटे में उन्होंने यूँ करके खिलाया। वो उस तरह का रंगमंच नहीं होगा, ये हम जोर से संवाद बोले जाएंगे और ये लीला भाव में भर करके नाटक किया जाएगा। तो मंदिरों ने आश्रय दिया हमारे नाटक, पूरे 1000 साल का ये जो दरमियान है लगभग, और ये ईसा के बाद की शताब्दियों में मंदिर आ जाते हैं, उनमें नाटक खूब खेले गए। और इसका एक बड़ा जिसको कहते हैं कि लाइव डिस्क्रिप्शन, मतलब लाइव प्रोडक्शन का डिस्क्रिप्शन जो है, कुंडली मत महाकाव्य लेता हूँ मैं, अद्भुत महाकाव्य। दुनिया में ऐसा महाकाव्य दुनिया के साहित्य में आपको नहीं मिलेगा। वो कुंडली का कहा हुआ जितना जो कुछ है वो उस महाकाव्य में है। अब कुंडली कौन होती है आपको जानते हैं, बहुत बड़े कवि हैं दामोदर जुम्मन का, बहुत मार्मिक महाकाव्य, अद्भुत महाकाव्य है वैश्याओं के जीवन पर। और बड़े कवि उस महाकाव्य के आधार पर दामोदर जो उसके बने का महान कवि माने गए, कविता इसकी इतनी ऊंची है। तो उसमें कुंडली मत में एक एपिसोड आता है कि काशी के विश्वनाथ मंदिर में कोई राजकुमार सिंहगढ़ पहुँच गया और उसी समय कोई मंजरी नाम की गणिका वहाँ पहुँच गई, और वो मंजरी के साथ जो महिलाएं चल रही थी, गणिका का बड़ा प्रभुत्व होता था उस जमाने में। गणिका कोई ऐसी वैसी नहीं है, सेक्स वर्कर नहीं है, तो राजा उसको काउंसलर बनाते थे। जो गणिकाएँ होती थी उनको कई बार मंत्रिमंडल में राजा जगह देते थे, उनका बड़ा आदत था, क्योंकि वो सारे शहर की इकोनॉमी तो उनसे चल रही है, टैक्सेशन में इतना कंट्रीब्यूट कर रही है, उनकी इज्जत करना पड़ती थी। तो मंजरी अपने दरबार के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में आई। और ये कई रियासत के राजकुमार थे, सिंहगढ़ ये भी आ गए। अब इनके यहाँ आई और मंजरी के साथ की जो नौकर चाकर महिलाएं उनको झड़प हो गई। उन्होंने कहा बहुत बड़ी बनारस की बड़ी प्रधान गणिकाएँ, तो लोग क्या समझते हो गए, तो राजकुमार प्रधान गणिकाएँ करके दिखाएं, हम देखें क्या है क्या है। उनका भी बंद करा दो, यहाँ एंट्री बंद कराओ, ये दिखा देगी
क्या निकाल कर रत्नावली नाटक का उनको सीन करके बताओ। तो उस राजकुमार को उठा दिया गया, उसने मंजरी ने जो रत्नावली करके बताई है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दामोदर ने उसने दिया, नांदी श्लोक से लेकर के क्या क्या किसने कहा, कैसे अभिनय हुआ, तो पूरा उसको लंबा एक दस्तावेज है जो कि एक लाइव कमेंट्री जैसा है। दामोदर ने कहीं देखा होगा काशी विश्वनाथ मंदिर में कि कणिका इस तरह से कर रही है। मंदिर में हमेशा एक क्षेत्र रहेगा जहाँ नाटक नृत्य होंगे, तो वो मंदिर ही कैसा है जहाँ पर, क्योंकि नाटक में ही तो असली भावना भक्ति की आप प्रकट कर पाते हैं। मंदिरों ने बहुत इसको अनंत से, भले ही आप सामाजिक नाटक करें, भगवत अजुकम कर रहे हैं, मध्य विलास दर्शन करें, वो भी मंदिरों में तो होते थे केरल में, सब में मूलता भावना तो वही है कि हम इस नाटक को, भले ही उसमें भगवान भक्ति धर्म की बात है या नहीं, लेकिन हम कर रहे हैं तो हम अनंत से जोड़ते हैं इसके माध्यम से, क्योंकि दुनिया हम अलग रचते हैं इसके द्वारा। इसलिए मंदिरों ने उस नाटक को कल्टिवेट किया हुआ। राज सत्ता काम नहीं करती थी कि मंदिरों में नाटक हो रहे हैं, उसमें राजा भी बैठा हुआ है कि देख रहा है, उसी राजा पर कोई यदि लेवी कर देगा तो उस राजा को अधिकार नहीं है कि उसको सजा दे दे। उसी राजा के खिलाफ भी कोई कह देगा कि मंदिरों की सत्ता थी, तो उसके कारण केरल के मंदिरों में उदाहरण मिलते हैं। जो जमींदार वो आए हुए बैठे हुए हैं और जो नाटक करने वाले हैं, कुडियाटम कर रहे हैं, उन्हीं जमींदार साहब को लेकर कुछ तो चिल्लाकशी कर देते हैं, चुपचाप सुन के सिर झुका करके चले जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बाद में कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि नाटक की पवित्रता उस एरिया की मानी जाती है। जब तक उसके बाहर नहीं आए थे लोग, तो उनकी उसमें स्वीकृति भी थी चाक्यालों की। तो ये मंदिरों का जो रंगमंच है, इसके बहुत सारे वर्णन हमको मिलते हैं और उसका एक डॉक्यूमेंटेशन उतनी मत में मिलता है। और मंदिरों ने इतनी हमारी कला परंपरा को बचा करके रखा कि आपको कम से कम 6 मंदिर तो हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनमें पूरा नाट्यशास्त्र आपको मिल जाएगा, कुछ नाट्यशास्त्र आपको मिल जाएगा। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र आप नहीं पढ़ सकते हैं, किताब नहीं, पांडुलिपि नहीं है, या मूर्तियाँ देखिए उनके नीचे श्लोक लिखे हैं, आप समझ लीजिए जितना समझ में आता है। नटराज मंदिर जो है चिदम्बरम का है, वहाँ करण है, उसके नीचे नाट्यशास्त्र की कारिकाएँ हैं, आप उसमें जा करके समझिए। और अरुणाचलेश्वर में 15वीं शताब्दी का मंदिर है, और वृद्धेश्वर मंदिर है, 16वीं शताब्दी का है, कुंभकोणम का 12वीं शताब्दी का मंदिर है। इन सब में नाट्यशास्त्र में जो नृत्य, जिनको पोस्चर्स कहते हैं, करण कहते हैं, उसको उसकी टेक्निकलिटी यहाँ डिस्कस करने का समय नहीं है। तो जो मूर्ति में अंकित होता है वो तो फ्रीज हो जाता है, लेकिन करण में 2-3 स्टेप्स करके फिर वो फ्रीज में आता है, ये नृत्य आती है। तो जो अंतिम में फ्रीज होती है वो प्रतिमा में उन्होंने अंकित कर दिया, लेकिन उसके नीचे कारिका लिखी है कि यह हस्त बनाएगा, ये आगे बढ़ेगी, उसके बाद इसमें इस मुद्रा में आएगी। तो नाट्यशास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रमोट करने के लिए विधान बनाया गया कि मूर्तियों में जो नाट्यशास्त्र है उसके आधार पर प्रतिमांकन भी किया जाएगा। और पुराणों में निर्देश दिए गए कि हर मंदिर का साल में एक बार यात्रा महोत्सव होगा, उसमें देवता की सवारी निकाली जाएगी, उसके बाद 1 सप्ताह का नाट्य उत्सव आयोजित होगा, उसमें नट मंडलियाँ बुलाई जाएंगी, उनके नाटक होंगे। परंपरा 1000 साल तक लगभग चलती रही। संस्कृत में लीला नाटक भी लिखे जाते रहे उसके आधार पर। कुछ कहा जाता है तुलसीदास ने लीला रंगमंच की नींव डाली। तुलसीदास के पहले चला आ रहा था, तुलसीदास को बहुत सारी बातें मालूम थी परंपरा की, उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया होगा, वो बात अलग है। लेकिन लीला नाट्य तो उनके सामने है, प्रसन्न राघव से उन्होंने बहुत लिया है, पूरा का पूरा लक्ष्मण परशुराम संवाद जो लीला नाट्य में 12वीं शताब्दी में प्रसन्न राघव जयदेव जिन्होंने प्रसन्न राघव लिखा है, उन्होंने वो लीला नाट्य उसका संस्कृत में बहुत बढ़िया तैयार कर दिया। अद्भुत सुंदर भाषा उसकी है, लक्ष्मण जिस तरह से परशुराम से बात करते हैं, तुलसीदास ने वहाँ से पूरा लिया। और उसमें भी तुलसीदास पर यह नहीं कह रहा हूँ कि वो मौलिक नहीं है, तो हमारे भारतीय साहित्य के सबसे बड़े मौलिक कवि हैं, निश्चित रूप से करते रहे। चाक्यार लोग तो केरल के थे, वहाँ एक विचार इधर जो मंदिर का इंस्टीट्यूशन है उसका भी चूँकि भंग हुआ, और ये जो आक्रमण हुए उनके कारण मूर्तियाँ कहीं तोड़ी जा रही हैं, वहाँ पर नाटक करना कदाचित संभव उस तरह से नहीं रहा होगा। तो इतना जो है वह चौथे चरण के बारे में है, जो कि चलता है आपका 11वीं शताब्दी तक, 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का 5वां चरण, जिसमें कि और भी अधिक विविधताएँ आ रही हैं। एक तरह से इस नाट्य वृक्ष में कुछ फूल आ गए हैं, फूल रहा है, फलने को है, क्योंकि कई नाटककार हैं, कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं, बड़ा उर्वर काल भी है।
हमको अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति बनाई उसमें बताया गया कि आपका एक अतीत था, गुप्त काल में स्वर्णकाल आपका था, तो कालिदास आपके बड़े कवि हुए, प्रभु कुछ हुए होंगे, उसके बाद आपका सब खत्म होता चला गया और आप असभ्य बर्बर लोग हैं, तभी तो प्रभु यीशु ने हमको राज करने के लिए यहाँ भेजा है। इसमें आप अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, आपने पुराना आपका कुछ रहा होगा, वही स्वर्णिम आपका है। हमने भी ये मान लिया, सब संस्कृत साहित्य के बारे में यही मान करके पढ़ते पढ़ाते हैं कि इसमें जितना पुराना है वही सब भव्य रंग उदात्त है। और ये 10वीं 11वीं शताब्दी की बात तो इसमें कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। हमारे पंडितों ने भी यही मान करके, हमारे प्रोफेसर्स ने भी हम यही मान के हमको संस्कृत पढ़ाई। हमने जब ज़्यादा पढ़ना शुरू किया तो हमको लगा कि इसमें तो सबसे ज़्यादा प्रयोग, सबसे ज़्यादा नई चीज़ें 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद हो रही हैं, तो बहुत विविधताएँ हो जाती हैं। ये 11वीं शताब्दी के बाद ऐसा जंक्शन आता है कि जैसे मैं शास्त्र परंपराओं के बारे में ही कहता हूँ कि एकदम नई चीज़ें बहुत सारी हो रही है। नव्य न्याय आ गया, नव्य मीमांसा आ गया, नव्य व्याकरण आ गया, नया 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 एकदम से हो रहा है 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद। तो हमारी कला की दुनिया में, कविता की दुनिया में नया एकदम से हो रहा है, क्योंकि ये भाषाएँ आ जाती हैं, वर्नाकुलर्स आ जाती हैं, और ये जो भारतीय भाषाएँ आने लग गई सामने, उनमें साहित्य आने लग गया, तो संस्कृत के नाटककार इससे अंतक्रिया कर रहे हैं और वहाँ से भी कुछ ले रहे हैं, उनको भी कुछ दे रहे हैं, जिससे बहुत सारी नई चीज़ें आ जाती हैं। एक पूरा नया जोनर शुरू हो जाता है, प्रतीक नाटकों का है, जो प्रबोध चंद्रोदय से आरंभ हुआ। श्री कृष्ण मिश्र ने ये नाटक लिखा और उससे लंबी परंपरा प्रतीक नाटकों की चली, क्योंकि जो हमारे दर्शन का विकास हो गया था उसको हमको नाटक में दिखाना था। और प्रतीकात्मक नाटकों के द्वारा हम अद्वैत वेदांत बता रहे हैं, ये हमारी विचारधाराएँ हैं, विचारों का नाटक हम प्रतीक नाटक के रूप में ले रहे हैं। तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ा पूरे भारतीय साहित्य में। श्री कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का असर है, ब्रजभाषा के नाटकों तक उसका असर आता है। भारतेंदु बहुत प्रभावित थे प्रबोध चंद्रोदय से, श्री कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय से। तो बहुत सारे केंद्र भी बन गए। इसमें कालंजर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में किला है, आप भी देखने जा सकते हैं, बहुत ही गजब का किला हुआ है। तो उसमें मंदिर थे, राजाओं ने किलों में फिर उस मंदिर बनवा दिए, उसमें वो इतनी गतिविधियाँ चलाते रहे। तो वत्सराज बड़े नाटककार हुए 12वीं शताब्दी के कालंजर गुरु में। वहीं पर परमाटी देव थे जो कि आधा में परमार राजा हो जाते हैं, और ये लोग बड़े राजा थे, मनस्वी राजा थे। इन्होंने तो वत्सराज तो बहुत बड़ी विभूति हैं 12वीं शताब्दी के, तो उन्होंने पूरे नाटक को रिऑर्गेनाइज किया। उन्होंने समुद्र मंथन समावकार लिखा, उन्होंने त्रिपुरदाहरी लिखा, उन्होंने रुक्मिणी हरण इहामृत लिखा, उन्होंने कर्पूर से भाण लिखा, उन्होंने हास्य चूड़ामणि रसन लिखा। पूरी नई विधाएं, जो विधाएं मर गई थी एक तरह से, उन्होंने फिर से रिवाइव कर दी। भरत मुनि ने समुद्र मंथन समावकार कराया था, विधि काल का नाटक है। मैं आज उसको फिर से लिख करके फिर से करवाता हूँ। तो बड़े किले में वो खेला जा रहा होगा समुद्र मंथन समावकार, त्रिपुरदाहरी, ये हमने करवाया जो नाट्य महोत्सव करवाते थे संस्थान में। तो त्रिपुरदाहरी खेला गया वत्सराज का, बड़ा अद्भुत रंगमंच उसमें बनता है। शंकर कैसे बीने में वो जो घूम रहे हैं तीनों नगर एक साथ, एक बाण से उनको बीने में कैसे ढंग से बह जाएंगे, उसको बहुत कल्पनाशीलता से दिखाना पड़ता है, बड़ा उसको बनाना पड़ता है। तो ये पूरा रंगमंच नई करवट लेता है 12वीं 11वीं शताब्दी में आकर के। और भाण और प्रसंग बहुत सारे लिखे जा रहे हैं, क्योंकि समाज बदल गया। जो समाज बदल रहा है उसमें सारे पाखंड जो बढ़ रहे हैं उनको बताने के लिए ये बहुत सारी रचनाएँ भाण और प्रसंग की इसमें आती हैं। और एक बड़ी बात जो होती है कि भाषा में रचनाएँ आने लग गई, मैथिली में, असमिया में, उड़िया में, बंगला में। ये जो 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का समय है, उसमें संस्कृत नाटक भाषा नाटकों के साथ मिल रहा है, और बहुत सारे संस्कृत के बड़े नाटककार इसको अपना रहे हैं। अब आप देखते हैं विद्यापति कितने बड़े महान साहित्यकार हैं, और आप इन्हें जिन्हें भारतीय कविता के नाम बुलाएंगे 15, 20, 25 तो विद्यापति उसमें से होंगे। इतने बड़े महान कवि हैं, तो 4 भाषाओं में लिखते हैं। संस्कृत के बड़े पंडित हैं, तो संस्कृत में उन्होंने कहानियों की किताब लिखी, और बहुत ही अनोखी किताब है पुरुष परीक्षा नाम। उसमें छोटी छोटी कहानियाँ बहुत बढ़िया सरल भाषा में, ऐसा लगता है जैसे मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे ओ हेनरी की कहानी पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की उन्होंने ये 14वीं 15वीं शताब्दी में विद्यापति ने कहानियों की किताब संस्कृत में लिखी। उन्होंने संस्कृत में लेटर राइटिंग पर किताब लिखी कि राजा के पत्र को रियासत से दूसरी रियासत में संस्कृत में ही जाएंगे, क्योंकि संपर्क भाषा तो संस्कृत है।
पत्र रचना नाम से किताब उन्होंने संस्कृत में लिखी। वो अवहट्ट के कवि हैं और कीर्तिलता उन्होंने अपने मित्र और आश्रयदाता राजा शिव प्रसाद सिंह के ऊपर कीर्तिलता उन्होंने लिखी। एक और रचना उन्होंने अवहट्ट भाषा में लिखी, अपभ्रंश में लिखा, अवहट्ट में लिखा उन्होंने। मैथिली के तो महान कवि है ही, मैथिली में उनकी पदावली है ही, लेकिन संस्कृत के बड़े अच्छे नाटककार और कवि हैं और गद्यकार बहुत बड़े हैं वो। तो ये उनका नाटक गोरक्ष विजय है, जो आप मार्च में भरथरी का मार्च करते हैं, उसके बहुत पहले का ये भरथरी के जीवन पर, गुरु गोरखनाथ के जीवन पर लिखा विद्यापति ने संस्कृत में नाटक। और ज्योतिरीश्वर ठाकुर थे, वीर संस्कृत के बड़े पंडित थे, उन्होंने पारिजातहरण नाटक लिखा और उन्होंने ध्रुव समागम प्रहसन भी लिखा संस्कृत में। ये लोग बड़े नाटककार हैं 13वीं-14वीं शताब्दी के। ये अलग तरह का थिएटर भी बना रहे हैं, क्योंकि विद्यापति ठाकुर के इसमें नाटक में जो उनका गोरक्ष विजय नाटक है, उसमें मैथिली में तो गीत आ जाता है, सूत्रधार और पुरुष पात्र संस्कृत में बोल रहे हैं, तो नाटक बदल जाता है और वो गीत उसमें बीच बीच में चलते हैं, तो नेरेशन का थिएटर बनने लगता है। मंदिरों में गीता नाटक करते थे तो सूत्रधार बीच बीच में आके बताता है, अब आप लोग देखिएगा कि क्या दृश्य सामने आ रहा है, अब आप लोग को ये दिखाएंगे हम, तो सब उसमें सूत्रधार हस्तक्षेप करता है। तो नेरेशन का, कथा कथन का जो प्रारूप है, जो फॉर्म है, वो उसमें चलता है। ये जो पूरा पीरियड है 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी का, जो कि 5वां चरण है नाट्य के विकास का, वो अद्भुत समय है, क्योंकि इसमें दक्षिण में आप जाएंगे तो कितने कितने नई विधाएं नाट्य की, नाट्यशास्त्र से निकल करके और लोक भाषा के नाटकों से जुड़ करके बन जाती है। यक्षगान आ जाता है कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में, असम में अंकिया नाट आ जाता है, और केरल में तेयम आता है, तेलुगु आता है, हमारे यहाँ के प्रदेश में कुछ बाद में माच आता है, गुजरात में भवई आ जाता है, उत्तर प्रदेश में नौटंकी सॉन्ग आते हैं, उधर भान पखेर भान आता है कश्मीर की तरफ, हरियाणा में भी सॉन्ग आता है। ये सारे जो लोकनाट्य बन रहे हैं, कहीं कहीं नाट्यशास्त्र की, भारतीय नाट्य की परंपराएं उनमें आती हैं और संस्कृत का नाटक भी उनमें कहीं कहीं मौजूद है, उसके अभिप्राय उनमें मौजूद हैं। और ये किताब जिनको रुचि है वो देख सकते हैं, प्राचीन भाषा नाटक की जगदीश चंद्र माथुर और दशरथ ओझा ने छापी है। उसमें बहुत सारे नाटक जो भाषा नाटक हैं, उनमें कई कई संवाद संस्कृत में भी आते हैं, और इस तरह के भी नाटक हैं कि आधा संस्कृत में आधा उसमें, अगर वो उड़ीसा में लिखा जा रहा है तो उड़िया के गीत उसमें आ गए। असम तो बड़ा उर्वर रहा तो उन्हें असमिया के गीत, तो असमिया भाषा, पुरानी जो असमिया भाषा थी उसको ब्रजबोली कहते थे। तो महापुरुष शंकर देव बड़े संत हो गए 16वीं शताब्दी में, उन्होंने नाटक कई लिखे, बड़े लोग सब संस्कृत के भी पंडित थे और असमिया में गीत भी लिखते थे। तो ये जो तस्वीर खड़ी की जाती है कि संस्कृत को कट गई, जमीन से कट गई, पंडितों की भाषा खत्म हो चुकी थी, तो संस्कृत इस रूप में जी रही है और संस्कृत के नाटककार इन लोगों के पास आ रहे हैं, लोग संस्कृत के पास आ रहे हैं, तो नई तरह की विधाएँ बन जाती हैं, तो लीला नाट्य की विधाएँ बन जाती हैं। ये सारे जो बहुत सारे लोकनाट्य हैं हमारे, उनमें जो गाँव के पंडित हैं वो संस्कृत के पंडित भी हैं, वो जो परंपरा जानते हैं वही चले जा रहे हैं। उन सब में पूर्णरंग जो भरतमुनि बता गए हैं, किसी न किसी रूप में हेराफेरी के साथ में आ रहा है। यहाँ तक कि आप असम में जाएंगे तो वहाँ लाई हरा हुआ है लोकनाट्य वहाँ का, बारी छहरिया भावना है, इसमें हिंदू पूजा होती है। उसी तरह से जो वंश चर्चा लेकर के जाते हैं, सरवन के किनारे उसको स्थापित करते हैं, हिंदू पूजा करते हैं। ये जो भरतमुनि के नाट्यशास्त्र है वो फैल गया लोकनाट्यों में जाकर के, उसकी स्मृतियाँ वो आती हैं और संस्कृत के नाटककार उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे संवाद चला आ रहा है, उसी निश्चित भाषा में नाटक लिखे जा रहे हैं। ये पूरा समय जो है ऐसा अनोखा समय है, 5वां जो चरण है। इसके बाद जो है ये 6ठा जो चरण है, जिसको मैंने कहा कि पतझड़ का समय है और पत्रहीन नग्नगाछ के होने लगा, जो नाट्य वृक्ष है। ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी के शुरुआत का समय है। इसमें एक तो बहुत सारी चीज़ें हुई जिनसे कुछ दहल गया हमारा पूरा जो नाट्य। अंग्रेज ये मुसलमानों के आने से भी एक सांस्कृतिक आघात हमको लगा। तुर्क और मुस्लिम जो आए तो उनसे एक तरह की हीनता गलती हमारे भीतर आ गई, क्योंकि इस्लाम बड़ा पावरफुल धर्म था और उसमें जात पात का भेद था नहीं। जैसा अजय प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि उसने आकर्षित भी किया आम जनता को। लोगों को लगा कि वहाँ पंडित पुजारियों को
का त्रास नहीं झेलना पड़ेगा, वहाँ सब बराबर हैं, एक थाली में खा रहे हैं, तो उसमें चले जाओ। कई लोगों ने कबूल किया, मर्जी से भी कबूल किया, ठीक है, धर्मांतरण तो तलवार की नोक पर कराया गया, बहुत सारे अत्याचार भी किए गए, लेकिन वो इस्लाम एक मजहब के रूप में इतनी बड़ी कल्चर लेकर के आया था, इतनी बड़ी कला परंपराएं उसके साथ भी, जो तुर्क देशों का संगीत था, उनकी जो कलाएँ थी, उनका जो नृत्य था, वो अपने आप में बड़ी चुनौती था, वो एक बड़ी सांस्कृतिक आघात उससे हमको लगा। उसका मुकाबला हम उस तरह से नहीं कर पाए जैसे कि जो दूसरी जातियाँ विदेश से आती थी, खून आए, शक आए, आभी राय, उनको हमने खपा लिया, इनको हम नहीं खपा पाए, उनकी चुनौतियों का उस तरह से नहीं सामना कर पाए। उन लोगों ने जब कोशिश की कि हमारी बेटी आप यहाँ लीजिए, आपकी बेटी हम यहाँ देंगे, तो कहा आपको अपनी बेटी दे देंगे, लेकिन आपकी बेटी से हम शादी नहीं करेंगे। तो जो कट्टर जो वो लोग, उन लोगों ने जब पहल की, एक समन्वय हो जाए, हम लोग इस धरती के बाशिंदे हो गए, हमने मान लिया कि हम हमारी जमीन यही, हमने वहाँ से वहाँ खलीफा से संबंध तोड़ दिए, अब जो कुछ यहाँ हो रहा है उसमें हम मर जाएंगे, यहीं मिटेंगे, यहीं रहेंगे। तो ठीक है, हर राजा कुछ अतिरेक करता है, अत्याचार करता है, तो उसमें जो सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया कुछ चलाई गई थी, उसमें शामिल हो गए थे पंडित लोग, फारसी कोश बना रहे हैं, बड़े बड़े पंडित उसके साथ शामिल हो रहे हैं उस प्रक्रिया में, क्योंकि जानते हैं कि इसमें बड़ी संभावना है। जयसिंह देख रहे हैं, राजा जयसिंह, बेटा राजा जयसिंह, जो कि भारतीय संस्कृति को समझते हैं, तो वो इन भाषाओं के साथ हो जाते हैं, क्योंकि तो देख रहे हैं कि हमारा भविष्य इसमें है कि हिंदुस्तान एक रहे, उसकी संस्कृति फले फूले, इस रूप में एशिया की संस्कृति को उससे बनेगी। तो उसको हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए, जो संभावना थी उसको हमने, तो दोनों तरफ कट्टरताएँ थी, उधर की भी उधर की भी, उससे पूरा सपना नष्ट हुआ। लेकिन ये जो आघात हमको लगा था, उसके कारण परंपराएं तो बनी रही, वो चलती भी रही, और नाटक भी संस्कृत में लिखे जाते रहे, संगीत के ग्रंथ लिखे जाते रहे। जैसा मैंने कहा कि मुस्लिम भाषा तक संगीत के ग्रंथ संस्कृत में लिख रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ की अपना भी रहे हैं, उससे हमारा सब कुछ टूटा नहीं था। जो तोड़ने की प्रक्रिया अंग्रेज़ों ने की है, वो ऐसी जालसाजी, चालाकी, शाके दिमाग के साथ की है कि हम समझ नहीं पाए कि कैसे हमारे भीतर सब कुछ तोड़कर खत्म कर रहे हैं। और हमको लगा कि ये तो साहब लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे सुसंस्कृत लोग हैं, अंग्रेजी हमको सिखा रहे हैं, नौकरियां हमको दे रहे हैं। ये जो करके गए, उसमें बहुत सारी परंपराएं भी परिवर्तित हुई और खत्म हुई। जो हमारा भारतीय नाट्य था, उसको सबसे ज़्यादा आघात उसको, ये जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बीच जो कोलोनाइजेशन की प्रक्रिया है, उसको भारतीय नाट्य की मूल प्रकृति को और मूल परंपराओं को लगा। और जो यूरोप का रिलीज थिएटर आया, फिर हमको लगने लगा कि नाटक तो यही है। फिर पारसी थिएटर आ गया, पारसी थिएटर ने यूरोप का जो रियलिस्टिक थिएटर है, जो प्रोसेनियम थिएटर है, चौपटे का रंगमंच है, उसको, और कुछ जो हमारे लोकनाट्य हैं, जो स्वांग भवई वगैरह के हैं, उनके कुछ गीत और नाच गाने लेकर के एक अलग तरह का थिएटर बनाया, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ, बहुत ही अनोखा पूरा समय है। वो पारसी रंगमंच का जो लगभग 100 साल का समय है, उसमें महान नाटककार हो रहे हैं, उनको तो नाटक के लोगों को पढ़ना चाहिए। आगाश कश्मीरी और नारायण प्रसाद मेहता और राधेश्याम कथावाचक बड़े लोग थे और जीनियस थे लोग एक तरह से, कि जनता के लिए नाटक कैसा लिखना है लोग जानते थे, कैसे संवाद बनेंगे और कैसे नाटक खड़ा होगा, इसकी कलाएँ लोग जानते थे। पारसी नाटक का बड़ा योगदान रहा, लेकिन वो पूरा जो हमारा भारतीय नाटक की अंतरधारा थी, उससे कुछ विचलित होकर के आया, इसीलिए उसे बहुत सस्तापन, छिछोरापन भी आ गया। तो पॉपुलर टेस्ट के साथ उसने कल्टिवेट किया। जो यूरोप का रियलिस्टिक थिएटर था, वो पर्दा हटाना, पर्दा गिराना और सीन खड़े करना, वो भी उसने लिया। तो लोकप्रिय तो बहुत हुआ, उसमें नया बहुत कुछ हो रहा था। नाटक के आने हजारों नाटक पारसी थिएटर के लिए एक बार से लिखे गए और बड़े नाटककार भी उसमें आए, लेकिन उसका अधःपतन भी उसी तरीके से हुआ। इतना ये पूरा जो दौर है, ये जो नाट्य वृक्ष जिसमें लगता है कि सूख जाएगा, तो पतझड़ उसका है। ये 18वीं शताब्दी से उत्तरार्ध, 18वीं सदी के उत्तरार्ध से 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक का दौर है। उसके बाद जो 7वां चरण है, मैं उस पर आता हूँ। उसको एक तो मैं जिस घटना को उल्लेख कम होता है, वो 20वीं शताब्दी का जो पहला हिस्सा है, मेरे 50 साल लगभग बीत चुके हैं। 1952 या 1955 में पृथ्वीराज कपूर कालिदास की शकुंतला करते हैं
तो कालिदास की शाकुंतल जो आया था उससे बहुत अच्छा उसका जबरदस्त असर हुआ। तो बताना भूल गया कि इसी पीरियड में कलरयुचन के दौर में शकुंतला किताब विलियम जोन्स ने छापी, उसके फारसी में अनुवाद होने लगे, उसके उर्दू में अनुवाद हुए, उसके हिंदी में अनुवाद हुए, फारसी रंगमंच पर खूब खेला गया। और शाकुंतल जो है देश की अस्मिता की पहचान बनने लगा। कोई भवानी मंडी के राजा है और नाट्यशाला बनवाते हैं तो शाकुंतल खेला जाएगा, आसपास के राजाओं को बुलाने के आइए कालिदास का नाटक इस पर होगा, इसमें होगा। क्योंकि शाकुंतल के बारे में माना गया कि इसकी तो इस तरह से यूरोप के लोगों ने मान लिया कि भारत में इतना महान नाटक है, उसमें सारी भारतीय संस्कृति है, इस रूप में उसका प्रस्तुतिकरण होता था। तो वो इस तरह का है कि शाकुंतल। तो पृथ्वीराज कपूर का बड़ा सपना था कि मैं कालिदास का शाकुंतल इस तरह से खेल के दिखाऊंगा जैसा होना चाहिए, लेकिन बड़ों को उनके सबसे ज़्यादा विफल प्रयोगों में माना जाता है। उन्होंने कराया क्योंकि उन्होंने पंडित नारायण प्रसाद मेहताब से कहा कि पंडित जी आप इसका स्क्रिप्ट लिखिए। नारायण प्रसाद मेहताब जो है वो उर्दू नुमा हिंदुस्तानी में ही नाटक लिखते थे। पृथ्वीराज कपूर ने कहा कि नहीं आप संस्कृत में हिंदी में थोड़ा लिखिए ताकि लगे कि हमारी संस्कृति का नाटक है। उनका मैं उसमें नहीं लिखता, मैं तो आम जनता के लिए हिंदुस्तानी जबान में ही नाटक, जैसा नारायण प्रसाद मेहताब की भाषा तो बहुत पावरफुल भाषा है उनकी, उन्होंने उसमें तो वो नाटक लिखा। पृथ्वीराज कपूर उसमें करना चाह रहे थे कि कर्ण कितने महान चरित्र हैं और प्रेम दिखाया गया है, उससे कैसे भटक गया है, तो क्या इसमें मूल्य है। तो वो जनता को उस रूप में पल्ले नहीं पड़ा और उसकी 1955 में पृथ्वी थिएटर में शायद खेला गया। उसके 200 शो हुए कई शहरों में। ये पृथ्वीराज कपूर की असफलता थी क्योंकि पृथ्वीराज कपूर के एक नाटक के 2-2000 शो होते थे, 10,000 की भीड़ होती थी, टिकट नहीं मिलते थे उनके नाटकों के। तो ये लेकिन ये बड़ी घटना इसलिए है कि हमारा नाटक कैसा हो इसकी खोज करना चाह रहे थे पृथ्वीराज कपूर, जो कि शुरू हुई 1875 में जब घटना घटी उसमें। तो उसमें विक्टोरिया नाटक कंपनी बनारस में आई। उन्होंने कहा कि शाकुंतल खेलेंगे, वो उर्दू नुमा भाषा में, वो फारसी थिएटर में शाकुंतल करते थे। विक्टोरिया नाटक कंपनी बहुत बड़ी नाटक कंपनी थी और बड़े देशभक्त वो सेठ लोग थे जिन्होंने बनाई थी और किस जज्बे से लोग नाटक करते थे। वो पूरा अलग किस्सा है कि वो आज़ादी के संग्राम में नारायण प्रसाद मेहताब के महाभारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है, कीचकवध नाटक का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो महाभारत पर आधारित नाटक है फारसी थिएटर में, इस तरह से स्वतंत्रता की आग चलाते थे। तो ये शाकुंतल नाटक इसी भाव से करते थे लोग कि भारतीय संस्कृति का एक नाटक, कालिदास के महान आदर्शों का नाटक हम कर रहे हैं, लेकिन भाषा उसमें उर्दू की। फारसी थिएटर में जो नाच गाने होते हैं नाच गाने डालने ही पड़ेंगे आपको। तो उसमें क्या होता है कि वो बनारस में शायद नागरी नाटक तो बाद में बनी है, किसी थिएटर को खेला जा रहा है, बाद में खेला जा रहा है। बस दुष्यंत जो है वो अपनी कमर मटका करके गोली कमरिया बल खाए ऐसा गाना गाता है शकुंतला को देख करके। तो भारतेंदु और संस्कृत के पंडित लोग उनके आसपास बैठे, प्रमथनाथ मसूद का नाम मिलता है। तो भारतेंदु थोड़ी देर तो देखते रहे। पहले ही अंक में जब उसने गोली कमरिया बल खाए ऐसा गाना कमर मटका के गाना शुरू किया, दुष्यंत ने, भारतेंदु ने प्रमथनाथ मसूद से कहा कि अब तो नहीं झेला जाता है, ये लोग कालिदास के गले पर छुरी फेर रहे। ये वाक्य उद्धृत होता है भारतेंदु का। उठो, अब मैं बताऊंगा कि संस्कृत का नाटक कैसे होता है, भारत का नाटक कैसे होता है। तो उन्होंने जो नागरी नाटक मंडली बनाई, उन्होंने रत्नावली लिखी और बहुत सारे नाटक लिखे, नाटक पर निबंध लिखा भारतेंदु ने जो मकबूल है। वो 1875 की जो घटना है वो पड़ाव साबित होती है हमारी यात्रा में कि जो औपनिवेशिक दौर में अंग्रेजों ने जो नष्ट कर दिया था उसको पहली बार भारतेंदु ने अपनी अनोखी प्रतिभा से पहचाना कि ये लोगों ने क्या कर दिया हमको और हम क्या हो गए, हम क्या कर रहे हैं, नाटक के नाम पर हम क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने भी साबित किया कि उन्होंने अंग्रेज राजनीति की ऐसा फिर से उन्होंने खड़ा किया है। रत्नावली में संस्कृत नाटक को इस तरह से गढ़ा है और इस तरह से फिर प्रसाद आ जाते हैं। उनके कुछ पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि भारत की आत्मा को जानते हैं, उन्होंने भी नाटक के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी हैं जो उन्हीं कहते आए। तो हमारे नाटक की खोज इसी दौर में शुरू होती है कि अंग्रेजों ने हमको कितना भीतर से हमसे हमारा सत्व छीन लिया है, हमसे हमारी भारतीयता छीन ली है, जो कि मुस्लिम शासन में नहीं छीन ली थी, हम बने रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने हमको बदल दिया है, हमारा माइंड सेट बदल दिया है। इसको इन लोगों ने पहचाना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने
जो एक बड़े नाटककार हैं, वो उन्होंने अपना एक रंगमंच बनाया जो शंभुनिद्रा में आता है, वरना में आकर के दूसरे नाटककारों में आता है। भारतेंदु ने फिर इधर पूरे उत्तर क्षेत्र में एक रंगमंच की नींव डाली। वो प्रसाद के नाटकों में वो आता है, हालांकि प्रसाद के नाटक ज़्यादा खेले नहीं जा सके, वो खेले जाते तो क्या अद्भुत होता है, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। मैंने प्रसाद का जो नाटक देखा है वो समुद्रगुप्त ग्वालियर के किले में प्रारंभ में जो कराया था, वैसा नाटक फिर दूसरा मैंने नहीं देखा। मैंने अपने जीवन में इस नाटक का जो अनुभव, वैसा अनुभव मुझे फिर नहीं हुआ। प्रसाद के नाटक कितने ज़बरदस्त हैं, उतना बड़ा रंग करनी चाहिए उसको खेलने की, कारण उसमें कर गए लेकिन वो कुछ मौका ही ऐसा था। तो ग्वालियर का किला, पूर्णिमा का चांद पीछे था, इतना बड़ा सेट था, तो पूरा उनके अच्छे अभिनेता थे जो कर रहे थे, वो पूरा जो युग उन्होंने खड़ा कर दिया। उसके बाद हिमाद्री धूम प्रसंग से विशुद्ध भारती, उसमें गीत नहीं है लेकिन उनके प्रसाद का गीत उसमें बीच में ढाला मार्चिंग टीम के साथ में पूरा एक युग इतिहास प्रसाद ये चाह रहे थे कि पूरा युग एक इतिहास पूरा वो नाटक में खड़ा कर जोनल को खड़ा कर रहे थे अपने नाटकों में, और एक नई पहचान नाटक की बने जिसमें कि संस्कृत नाटक नाट्यशास्त्र परंपराएं भी समझी जाए, तो भारतेंदु प्रसाद कर रहे थे। तो इस तरह से फिर से भारतीयता की खोज शुरू होती है 7वें चरण में आकर के। भारतीय नाटक की जो कहीं हमारे दिमागों को बदल दिया गया था औपनिवेशिक दौर में, और फिर ये आगे बढ़ती है। और फिर इसमें उज्जैन का योगदान है। 1978 में बनी क्या 1978 में इसी कलिदास अकादमी, और एक नाम जो आप लोग लेते नहीं है उनको बहुत ऊंची मानता हूँ, आगे रंगाचार्य, पता नहीं क्यों नहीं, जो संस्थापक निदेशक है उसकी तस्वीर लगाई जानी चाहिए, और उसने क्या किया ये समझा जाना चाहिए, तो क्या कर रहे थे, क्या करना चाहते थे। जो बड़ी हस्ती है वो हमारे रंगमंच की, और बड़े रचनाकार हैं। तीनों महात्मा हुए इस कलिदास अकादमी अध्यक्ष कमलेश त्रिपाठी और श्रीनिवास जी आप ठीक कह रहे हैं। तो ये जो उज्जैन एक दुनिया का केंद्र बन रहा था, ये विश्व रंगमंच, ये विश्व ग्लोबल थिएटर में संस्कृत थिएटर का एक केंद्र है। दुनिया को ये बताएगा कि हमारा रंगमंच क्या है। इस तरह की प्रयोगस्थली ये बन रहा, तो दुनिया इसकी तरफ देख रही है। यहाँ पणिक्कर आए, पणिक्कर तो इसी की वजह से जाने गए, फिर हम लोग थोड़ी जान पाते। पणिक्कर मलयालम में ही रह जाते, नाटक बड़ी प्रतिभा है पणिक्कर, इसमें कोई संदेह नहीं। मलयालम के बड़े नाटककार भी होंगे, फिल्मों में उन्होंने सब किया होगा, उन्होंने अतुल गोपाल कृष्ण के साथ काम किया, वहाँ उनका बड़ा केरल में नाम हो चुका था कि वो यहाँ बुलाए गए। लेकिन उनको तो फिर हिंदुस्तान में तभी जाना जब वो उज्जैन में लेकर के मध्यम आयोग आए, और उस पर नाट्य समीक्षकों ने कहा कि ये तो पूरे भारतीय रंगमंच की यात्रा की घटना है जो पणिक्कर ने मध्यम आयोग उज्जैन में किया है। हम लोग इनके ऊपर भी देखते रहे थे कि कैसा कर रहा है, संस्कृत नाटक किस तरह से कर रहा है। जैसा हमने नहीं सोचा था किस तरह से किया जाएगा। तो भाषा हम लोग जो है विश्वविद्यालय में करा, मध्यम आयोग हमने खूब कराया, ये बहुत पॉपुलर होता है। संस्कृत में हम लोग कराते थे, संस्कृत की छात्र देख रहे हैं, खूब आनंद ले रहे थे। उस बड़े वो जैसी संवाद है, वो मुठभेड़ होती है, धकेलते हैं, वो कटोर कचोर ठीक से वो पत्थर उठाता है, मारता है, वो सब तो क्या संवाद है उसमें, कैसे डिम्बा के सामने पहुँचते हैं। तो नाटक ही बहुत ज़बरदस्त है। तो पणिक्कर जी उसमें जिस तरह से खराब करते हैं, संरचनाएँ बनाते हैं, विषम पर्वत की जिस तरह से रंगमंच ला रहे हैं, तो उससे पूरा हमारा एक नया हमको देखने को मिला कि भारतीय नाट्य की खोज एक बार फिर से आरंभ हुई है। और फिर पणिक्कर के बहुत सारे नाटक आते ही गए। उसमें बड़ा प्रयोग कमलेश जी ने जो किया था 1982 में, उन्होंने विक्रमोर्वशीयम का चौथा 3 लोगों से करवाया, और एक रतनजियम थे, दूसरे और हम पणिक्कर से, तीसरे से कमलेश त्रिपाठी थे। तो वो भी एक बड़ी घटना मानी गई कि 3 निर्देशक कलिदास के नाटक के अंक को किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो उसमें कमलेश त्रिपाठी की बड़ी लंबी भूमिका है कि कैसे हमने खोज की है कि जो गीत हैं इसमें छोटे में उनको गाने की पद्धतियाँ भी का काम जो बताई है, उसको प्रति हमने गवाया है। पूरा रंगमंच हमने फिर से खोजने का प्रयास किया है, जो परंपरा से चला आ रहा है, कालिदास की दृष्टि में रहा होगा। रतनजियम उसमें बड़ी बड़ी लोकनाट्य के अभिप्राय लेकर के बहुत पावरफुल था। रतनजियम का प्रयोग था उन्होंने देखा है, और जिस तरह से यश रंगमंच उन्होंने बना करके, और पणिक्कर ने किया। तो
वो केरल के जितने नाट्य रूप हैं उनकी सारी जो परंपरा है वो रघुनी से चली आ रही है उसको समझते हुए भी करें। इतना ही मुझे कहना है। यहाँ पर मैं अपनी बात से बात करता हूँ क्योंकि समझ तो बहुत ज़्यादा समझ। बहुत धन्यवाद सर। अद्भुत कह सकते हैं और अपूर्व अनुभव है इस तरह से पूरे रंगमंच के